नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और आज हमारे मेहमान राहुल महाजन जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में आ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और कहानी कुर्सी की में देखिए, आज वीकेंड शुरू हो गया ना, तो आज थोड़ा वीकेंड स्पेशल प्रोग्राम आपको दिखाएंगे। आज पहले हम माहौल की बात करेंगे, पॉलिटिकल माहौल कौन बना रहा है और किसका बन पा रहा है। बिहार चुनाव से शुरुआत करते हैं। बिहार के चुनाव का प्रचार आप मानिए कि अपने पीक पर अब पहुंचता जा रहा है। कल से मोदी जी का प्रचार शुरू हो चुका है और तेजस्वी यादव भी निकल गए हैं प्रचार में। सब जनता के बीच अपना अपना नैरेटिव पहुंचाने की कोशिश में लग गए हैं। अब सवाल यह है कि जनता किसके साथ है, किसका विमर्श ग्राउंड पर असर कर रहा है, कौन माहौल बना पा रहा है और ठीक तरीके से उसको पब्लिक के बीच में पहुंचा भी पा रहा है। और देखना यह भी होगा कि जो मुद्दे दोनों तरफ से फिलहाल चल रहे हैं, जो तीर मान लें उनको, वो निशाने पर किसका ठीक बैठ रहा है। तो हम एक एक करके आज कुछ बयान आपको हम सुनाएंगे और फिर उन बयानों का विश्लेषण करेंगे। पब्लिक के बीच उनका क्या इंपैक्ट जा रहा है उसकी बात होगी। शुरुआत करते हैं तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव ने आज कुछ बातें कही। अब वो बोलने की तो आप मानना पड़ेगा, वो माहिर हैं और युवा जितने नेता हैं उन सब में एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनकी बातों में नजर आती है। तेजस्वी यादव जो माहौल बना रहे हैं उसकी दो तीन धुरियां हैं। पहली बात, वो ये कहते हैं कि मेरी उम्र कच्ची है लेकिन मेरा वादा पक्का है, मेरी बात पक्की है। तेजस्वी जो कहता है वो करता है। मैंने 5 लाख नौकरी दे दी और अब मैं हर घर को सरकारी नौकरी दे दूंगा। दूसरा, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी ने जितना गुजरात को दिया, बिहार को उसका 1% भी नहीं दिया। फैक्ट्री गुजरात में लगेगी, विक्ट्री चाहिए बिहार में, तो ऐसा नहीं होगा। और तीसरी बात, वो कहते हैं कि जेडीयू और नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और नीतीश कुमार को किसी भी सूरत में बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है। ये कह के वो जो एक नीतीश कुमार का बड़ा कट्टर समर्थक वर्ग है उसके मन में एक संशय डालना चाहते हैं कि भाई आप जिसके लिए आप वोट कर रहे हैं वो आप कुर्सी पर नहीं बैठने वाला है। तो आप जरा तेजस्वी की बात सुनिए और फिर दूसरी तरफ से इनके नैरेटिव को पंक्चर करने के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको सुनाएंगे। कल मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, उनकी हर एक वाक्य, हर एक शब्द अगर आप सुनेंगे मोदी जी की तो नकारात्मक है और बिहार को बदनाम करने वाली बातें कही हैं उन्होंने। कोई भी बात जो है सकारात्मक फलदाय जो है, उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें नहीं की हैं, केवल नकारात्मक बात की। अगर आप लोग एक एक वाक्य, एक एक शब्द उनके भाषण का अगर आप सुने तो केवल नकारात्मक बातें की हैं। प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं। बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। गुजरात के तुलना में लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। बिहार को उन्होंने केवल ठगा है और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आप देखिएगा, बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर 10वां व्यक्ति जो है देश का वो बिहारी है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? केवल जो है बिहार को ठगने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। जितना उन्होंने गुजरात को दिया उसका 1% भी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जो है नहीं दिया। अब तेजस्वी जी के इस पहले आरोप की बात कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री आए और बिहार को बदनाम किया। प्रधानमंत्री के कल के 45 मिनट की एक सभा के भाषण में 30 बार जंगल राज शब्द का जिक्र था। बार बार आरजेडी का 15 बार उन्होंने नाम लिया। तो जंगल राज याद दिलाना, उनका यह कहना कि कट्टा बंदूक छर्रा इस सब पर धुन पर प्रचार किया जा रहा है, क्या यह बिहार को बदनाम करने वाली बात है या बिहार के लोगों को वो दौर याद कराना ये जायज है? देखिए, बिहार के लोग के बारे में, बिहार के लोगों को जंगल राज की याद दिलाई जा रही है। जिन्होंने ये, जिस पीढ़ी ने नहीं भुगता है वो उसे ये बताना आवश्यक है कि बिहार में क्या होता था। छर्रा, बंदूक, अपहरण, ये सब तो वहाँ के कुटीर उद्योग हो गए थे। और जो उद्योग थे वहाँ पर, आज तेजस्वी यादव को संभवतः ये बात पता नहीं होगा। मैं तो उस 1995-96 वगैरह का दौर देखा हूँ, 87 के बाद का दौर में देखा हूँ कि वहाँ पर क्या स्थिति थी। वहाँ के जितने इंडस्ट्रियल एरिया थे कब बंद हुए? इन्हीं के राज में बंद हुए। जितने मारवाड़ी बिजनेसमैन थे भाग करके कलकत्ता गए, कब गए? ये सब जंगल राज के समय ही हुआ था।
इसीलिए प्रधानमंत्री जी याद दिला रहे हैं, और वो बिहार को बदनाम नहीं कर रहे हैं, वो मूलतः बदनाम कर रहे हैं। वो बता रहे हैं आने वाली पीढ़ी को कि देखो बिहार में आज से 20 साल पहले 2005 में नीतीश आए, नीतीश राज से पहले क्या था। जब कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गई थी तो बिहार में पर कैपिटा इनकम जो था नेशनल पर कैपिटा इनकम का 40% के आसपास था। जब लालू प्रसाद यादव का राज आया, जब लालू प्रसाद छोड़ करके गए, तब उस समय कितना प्रतिशत, 27% से लेकर के 29%। आज ही एक प्रतिष्ठित देखा है। तो ये एक सच्चाई है। पर कैपिटा इनकम आज भी बिहार का कम है, लेकिन जिसको हम कहते हैं ग्रोथ रेट, तो आज भी वो डबल डिजिट में है। लेकिन क्या उसी डेटा में भी है कि नीतीश कुमार एक वक्त नेशनल पर कैपिटा के 40% तक पहुंचा दिए थे बिहार की बिल्कुल पर कैपिटा को। आज वो 34% हो गया। हाँ, मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार का जो पहले वाला था और जो बाद का ये समय है, दोनों में बड़ा फर्क आया है। नीतीश कुमार जब पहली बार सत्ता में आए थे, तो उसके बाद जब कल बात चल रही थी स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का, बिहार का आज के दिन में कोई कोना ऐसा नहीं है जो आज एक सड़कों का जाल नहीं बन गया है। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो आज छत उसके पास नहीं है। जितने यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सारे में अपॉइंटमेंट, और मैं कह सकता हूं कि देश में अपॉइंटमेंट का जितना ट्रांसपेरेंट मेथड बिहार के अंदर है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, इनके 20 साल की लालू राबड़ी 15 साल की तुलना नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं है, वो एक अराजकता की पराकाष्ठा थी। अब एनडीए के जो मुद्दे हैं वो देखिए। बेसिकली तेजस्वी की काट में महागठबंधन में किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करने को लेकर अब एनडीए इसे एक इशू बनाना चाहती है मुसलमानों के बीच में, और इसमें सबसे आगे किया गया चिराग पासवान को। अब चिराग पासवान आरजेडी पर क्या कहकर हमला कह रहे हैं, देखिए। चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने 2005 में कहा था कि एक मुस्लिम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, और इसके लिए तो उन्होंने अपनी पार्टी कुर्बान कर दी। लेकिन आरजेडी ने ना 2005 में बात मानी और ना 2025 में मुसलमानों को सीएम या डिप्टी सीएम बनाने के लिए वो तैयार है। आपको बता दें 2005 के इलेक्शन के बाद रामविलास पासवान ने एक्चुअली ये कहा था कि अगर लालू यादव किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए तो वो आरजेडी को समर्थन देने के लिए तैयार है। अब लालू जी इसके लिए क्यों राजी होते, मुख्यमंत्री बनते तो वही बनते। तो चिराग के साथ ही मुस्लिम समुदाय से वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। इस पर मैं आपको अब सुना देता हूं कि तेजस्वी यादव ने कहा क्या। वो इस सवाल का भी अब जवाब दे रहे हैं, और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाने के ऊपर बीजेपी और जेडीयू जो सवाल आरजेडी से पूछ रही है उसका उत्तर भी वो दे रहे हैं। मुसलमानों की अनदेखी का जो आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव ने अब इस पर पलटवार किया एनडीए पर। उन्होंने बीजेपी के मुस्लिम प्रेम पर सवाल उठाया। वो कह रहे हैं कि ये लोग जो जिनको ये पाकिस्तान भेज देना चाहते हैं, जिनको ये घुसपैठिया कहते हैं, उनके लिए बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। तो आपको बता दें इतनी चिंता इनकी हो रही है, वो चिंता भी हम बहुत जल्दी दूर कर देंगे। बीजेपी के लोग 2-3 दिन से इतने डरे हुए हैं और अब अति पिछड़ों से नफरत करने लगी है बीजेपी। जब से हम लोगों ने उप मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति की घोषणा की है, तब से एनडीए के लोग ट्रोल कर रहे हैं कि अति पिछड़ा को क्यों बना रहा है। यानी भाजपा के लोग अति पिछड़ा समाज से नफरत करने लगे। और जिन लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात प्रधानमंत्री जी कहते थे, आज हम लोगों की ताकत देखिए, आज उन्हीं लोगों को उप मुख्यमंत्री जो है बनाने की बात कर रहे हैं। तो हम भाजपा के लोगों को कहेंगे कि ये चिंता भी जो है आने वाले समय में दूर कर दी जाएगी। तो जो भाजपा के लोग जिनसे नफरत करते थे, आज उनकी बात करने पे आ गए। ठीक है, ये तेजस्वी के लिए परेशानी खड़ी करना चाहती है बीजेपी और जेडीयू, ये कह करके कि आप मुसलमानों को बनाओगे उप मुख्यमंत्री या अति पिछड़े में से किसको बनाओगे। लेकिन मैं बार बार सर ये नोट कर रहा हूं, तेजस्वी अभी भी जवाब तो देने लगे। कल कहा था दूसरे धर्म के लोग भी बनेंगे, मुसलमान नहीं बोल रहे हैं। एक फाइनेंस कमीशन का डेटा एक शेयर कर दूं आपके सर, अगले उसमें राउंड में कर लेते हैं ये बात, क्योंकि कहीं और निकल गई जी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और वो इसलिए नहीं करना चाहते कि मुसलमान का नाम जिस दिन वो ले लेंगे, मान लीजिए कल भी वो बना देते, तो फिर उनको समझ में आता कि बीजेपी और एनडीए मुसलमान को लेकर उन पर हमलावर हो जाती कि देख लीजिए केवल मुसलमानों के लिए करना चाहते हैं।
और उनको पता है कि मुसलमान वोट या मुसलमान का जो जनरल आम आदमी है वो उनके साथ है, वो कहीं जाने वाला नहीं है, उसको मेरे मुंह से सुनना नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है। और उसको ये भरोसा तो है कि तेजस्वी जी बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन एनडीए तो नहीं बनाएगा, ठीक बात है, ये तो तय है। तो इसलिए उनके जाने की संभावना कम है। और अब जब सैनी साहब बन गए हैं तो इसकी चांसेस उनके हिसाब से बन गया है कि मुसलमान ही अगला डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा। यदि उनकी सरकार बनेगी, यदि एक बनता है, दो बनता है, तो कम से कम एक वो हो जाएगा, ये संभावना लगती है। और वो नहीं चाहते कि पोलराइज करके बीजेपी को ये मौका दिया जाए कि वो मुसलमानों पर हमलावर हो जाए, समझे। जैसे पहले हो रहा था कि तेजस्वी जी का नाम अनाउंस नहीं किया तो ये था कि आप सीएम का कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे, तेजस्वी जी को नहीं बना रहे, तेजस्वी जी को बनाया तो एनडीए ने, मतलब ये पॉलिटिकल, इसमें कोई वो नहीं है अलग से बात, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में कि एनडीए ने कहा कि देखिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है कि मजबूरी है तेजस्वी की नाम ना लेना मुसलमान का, मजबूरी है ना। मैं कह रहा हूँ स्ट्रेटेजी और मजबूरी में फर्क ये है कि मजबूरी इसलिए है कि नाम लेंगे तो कुछ और चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। स्ट्रेटेजी इसको ऐसे कह लीजिए कि वो तो कहीं जाने वाला नहीं है उनके बिना, कि उनके साथ से कहीं चला जाएगा। और उसको भी भरोसा है मोटे तौर पे, जब 80% वोट वहां पर आरजेडी को मिल रहा है, जो नीतीश कुमार जी को मिलता था 10-15%, वो भी अब तो खत्म हो गया, तो मेरे ख्याल से 3-4% रह गया। तो वो पूरा वोट जब उनको मिलेगा तो रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जब निश्चिंत है वो मुस्लिम वोट को लेकर। हाँ सर, आप कुछ डेटा कह रहे थे। मैं देख रहा था फाइनेंस कमीशन का डेटा, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को सेंट्रली अदर स्कीम और सेंट्रली स्कीम, उसमें बिहार को गुजरात से ज्यादा दिया गया है ओवरऑल। मैं सिर्फ इतना डेटा शेयर कर, वो जो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने दिया क्या है, पर उस पर मैं बात कर रहा था कि ये पूरा का पूरा डेटा है फाइनेंस कमीशन की तरफ से रिलीज किया हुआ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जिसमें डायरेक्ट उनको कितना दिया गया है। सेंट्रल ग्रांट्स ज्यादा हैं बिहार को, बिहार को ज्यादा दिया गया है गुजरात के बनस्पत। चलिए ठीक है, अभी पोलराइजेशन की बात, वो तो दोनों बातें हैं। बिहार बड़ा स्टेट है और पिछड़ा स्टेट है, तो जरूरत बिहार की ज्यादा है, इसलिए गुजरात से कंपेयर करना। और वो जो कंपेयर कर रहे हैं वो फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्री को लेकर कर रहे हैं कि फैक्ट्री गुजरात में लगाई जा रही या नहीं लगाई जा रही। और फिगर्स को एक चीज और जोड़ दूं, एक लाइन आपने जब फिफ्थ कमीशन की बात कही, तो आज जो जंगल राज की बात आप करते हैं 20 साल पहले की, वो ठीक है, उसको आरोप को चलाइए या जो भी है, सच भी है तो भी, लेकिन 20 साल बाद बिहार कहाँ पहुंचा है इसको भी चर्चा कर लें। फैमिली, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसका इंडेक्स क्या कहता है, यूनाइटेड नेशंस का इंडेक्स बिहार को लेकर क्या कहता है। 20 साल में 1% भी बड़ा कोई बदलाव आया हो बिहार में, वो आंकड़ों में नहीं दिखता। देखिए नहीं सर, लेकिन पॉवर्टी एलिगेशन जो गरीबी रेखा के ऊपर लोग आए हैं, मैं भी सरकारी आंकड़े की बात कर रहा हूं, उसमें सबसे ज्यादा यूपी और बिहार के लोग हैं, सबसे ज्यादा। तो बिहार के लोग ज्यादा है ना आबादी के हिसाब से। मैं अभी का वही तो चुनौती है, उतने लोगों को बाहर निकालना। नहीं, जो हेल्थ इंडेक्स होता है वो आपको असली पिक्चर दिखाता है कि भाई क्या हेल्थ में, मोर्टेलिटी रेट में क्या हुआ, फैमिली हेल्थ में क्या हुआ, महिलाओं की हेल्थ में क्या हुआ, एजुकेशन में क्या हुआ, आपके इनकम ग्रुप में क्या बदलाव हुआ, आपके पास जो बाइंग कैपेसिटी है वो कितनी बदली है। उसमें कोई मतलब थोड़ा बहुत तो बदलाव होगा ही 20 साल में, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं हुआ कि आप कहें कि जंगल राज के बाद अब ये है ना बहुत बड़ा लक्ष्मी राज आ गया, स्वर्ण युग आ गया हो, ऐसा नहीं है। स्वर्ण युग तो होता ही नहीं है। अच्छा चलें सर आगे, आपने भी क्योंकि पोलराइजेशन की बात की थी, कल अमित शाह जी का एक बयान वो बहुत चल रहा है, तो आपको सुनना चाहिए। अमित शाह जी का स्टेटमेंट सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि अब 100 शहाबुद्दीन भी अगर आ जाएं बिहार में तो कोई बिहार के लोगों का बाल बांका नहीं कर सकता। जानबूझकर शहाबुद्दीन को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि वो दोनों के प्रतीक है, वो मुस्लिम तुष्टीकरण के भी प्रतीक हैं और अपराध के और जंगल राज के भी प्रतीक हैं। सुनिए अमित शाह की बात। आप सभी लोग एकजुट हो जाइए, एक मुश्त हो जाइए। इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से फिर से एक बार लालू ने खुद टिकट देने का काम किया है, मगर मैं सिवान वालों को कहने आया हूं, अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाए, किसी का बाल बांका नहीं हो सकता। सिवान वालों, यही भूमि से लालू रबड़ी को जवाब दे दो, फिर से जंगल राज को नहीं आने देंगे, ओसामा को नहीं जीतने देंगे, शहाबुद्दीन की विचारधारा को नहीं जीतने देंगे। मुझे बताओ सिवान वालों, शहाबुद्दीन की विचारधारा को वोट दे सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या?
अब वो सिवान में थे तो शहाबुद्दीन की बात तो उनको करनी ही थी। हमने एक बार पहले भी प्रोग्राम में चर्चा की थी, जिस तरीके से शहाबुद्दीन के बेटे उसामा को बुला करके टिकट वो सिंबल दिया गया, उसकी तस्वीर भी प्रचारित हुई, तो वो उसमें कोई झिझक नहीं है आरजेडी को ये बताने, बल्कि वो तो चाहते हैं ये बताना, ये देखो हम शहाबुद्दीन के परिवार का ख्याल रख रहे हैं, बेटे को भी अब राजनीति में हम उसके लिए आए हैं। एक किस्सा बताया जाता है शहाबुद्दीन और लालू यादव का। कहते हैं एक बार सिवान से लालू यादव का चुनाव लड़ने का मन हो गया, तो उन्होंने फ़ोन किया शहाबुद्दीन को कि सोच रहे हैं इस बार सिवान से लड़ जाएं। तो शहाबुद्दीन जी ने कहा ठीक है। तो हमें लालू बड़े खुश हुए, बोले ये तो पहली बार में मान गया, मुझे तो लगा था नाराज़ होगा। तो बोले तो कब आ जाए नॉमिनेशन करने? तो उन्होंने कहा आपको जब आना है तब आ जाइए, मैं तो कल कर रहा हूँ। मतलब शहाबुद्दीन ने कोई लोड नहीं लिया लालू का, आप भी आ जाइए, मैं भी लड़ता हूं, देख लेंगे कौन जीतेगा। सिवान का मतलब ही शहाबुद्दीन हो गया था, इसीलिए अमित शाह इस बात को कह रहे हैं। सर निश्चित रूप से जिस तरीके से अमित शाह जी ने जो जिक्र किया है कि भाई किस तरह से अपराधियों को आरजेडी का संरक्षण प्राप्त रहा था और किस तरीके से अपराधी लालू राज में फले फूले थे बिहार के अंदर, और किस तरीके से उनकी वसूली, हफ्ता वसूली, गुंडागर्दी चलती थी, तो बहुत स्पष्ट शब्दों में अमित शाह ने कहा है कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं, अब नीतीश कुमार की सरकार है। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के पास भी अपराधियों की भरमार है। अब अगर आप देखेंगे तो मुंगेर से आनंद ने से कह दिया था कि भाई मैं तो नॉमिनेशन भरूंगा वहां से। फिर आनंद मोहन को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में चेंज करके आनंद मोहन को छुड़वाया, वो भी ये बताता है कि भाई आनंद मोहन की दादागिरी कैसी चलती है कि नीतीश कुमार को मजबूरी में से छुड़वाना पड़ा, और आज आनंद मोहन के बेटे तो जेडीयू के साथ ही है। तो अपराधियों का एक अपना जलवा उनके राजनीति अपने क्षेत्र में रहा है। वो उनको किसी पार्टी से फर्क नहीं पड़ता कि वो जेडीयू में है या आरजेडी में है या कांग्रेस में है या किसी अन्य दल से, उनका सिक्का चलता है और वो जानते हैं कि हमारे घर का खोटा सिक्का भी हमारे क्षेत्र में अशरफी है, हम जिसे खड़ा करेंगे वो चुनाव जीतेगा। और जेल से रहकर अपराधी चुनाव जीतता है तो उसे पता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकर कौन रैली कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, हमारा वोट बैंक हमारा फिक्स है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। अमित भाई ने बताने की कोशिश की कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, कि अब आप फ्री होकर मतदान कीजिए, अब यहां पर नीतीश की सरकार है और नीतीश की सरकार फिर आने वाली है। और जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर की रैली में अपना भाषण में आरजेडी के ऊपर हमला बोला, जिस तरीके से अमित शाह ने बोला, जिस जगह से नड्डा जी हमलावर हो रहे हैं, तो तीन बड़े नेता, प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तीनों बिहार में जाकर प्रचार अभियान कर रहे हैं। राहुल गांधी कहां है? न राहुल गांधी है, न प्रियंका गांधी है, न खड़गे साहब है, कोई न खबर नहीं। इतने बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं एनडीए की तरफ से, और तेजस्वी यादव ने अकेले ने प्रचार। राहुल गांधी का मन किसी बात से खट्टा है। अब इस बात को कहने में कोई सर मन कितना भी नहीं होनी, सर कुछ प्रॉब्लम है उनको तेजस्वी यादव सर से। कोई मन कितना भी खट्टा हो, लेकिन आपको सत्ता का फल मीठा चाहिए तो आपको प्रचार तो करने आना पड़ेगा ना। आपके मन से थोड़ी सरकार चलेगी। आप 52 दिन हो गए आप बिहार में नहीं, 1 सितंबर को आप आखिरी दिन बिहार के अंदर थे, पटना में जो आपकी रैली का समापन, दो ही बातें हो सकती है और उसके बाद से आप बिहार में नहीं आ रहे हो। आप ट्विटर पे एक बार भी नहीं कह रहे हो, किसी प्रचार का जिक्र कर रहे हो, या तो वो इतने कॉन्फिडेंट है अपनी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन को लेकर के, देख तो रहे लोग, हो जाएगा। तो प्रियंका गांधी का है, प्रियंका वो इतने निश्चिंत है कि कुछ होना नहीं है तो क्या ही कर लेंगे कुछ ज्यादा दम लगा करके। लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम, इसको देखिए मनोज तिवारी ने कितनी खूबसूरती से इस बात को कहा, चालाकी से। उन्होंने कहा कि तेजस्वी और राहुल गांधी ये एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते, और इसीलिए राहुल गांधी को जाकर कि वहां कोई किसी उनके सामने ना बैठना पड़े, गहलोत जी को भेजा कि तुम जाके संभालो। मनोज तिवारी, तो राहुल गांधी जी को तेजस्वी जी स्वीकार है, ना तेजस्वी को राहुल गांधी जी स्वीकार है, और ये लोग सिर्फ अपनी अपनी भलाई चाहते हैं। ये न तो मुस्लिम समाज की भलाई चाहते हैं और न तो बिहार के लोगों की भलाई। तो राहुल जी बताएंगे राहुल जी के बारे में। जो भी हो, चाहे दोनों की बनती हो नहीं बनती हो, सीटों का बंटवारा हो गया उनके बीच में। हाँ, तो अब चुनाव का देखिए, दो अभी हम सारी बातें कर रहे थे, दो तरह की नैरेटिव्स जो खड़े किए जा रहे हैं। वो एक है कि जंगल राज से छुटकारा जो है वो दिलाया है, तो नैरेटिव होना, या फिर दूसरा नैरेटिव कि मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों नहीं कहा आपने, बनाया क्यों नहीं किया। नैरेटिव कहना या परसेप्शन क्रिएट करना और रियलिटी, दोनों में बड़ा फर्क होता है। अगर मैं ये कहूं कि अच्छा 2005 में क्राइम कितना था, 1,07,664, ठीक है। 2000 अगर मैं अब बात करूं कि 2022 में क्राइम कितना था, 3,47,835। संख्या ना, या संख्या भी तो बढ़ती है, क्राइम में आबादी बढ़ती है, संख्या मैं दूसरा भी कर देता हूं, पर लाख कर लेते हैं। अच्छा आबादी बढ़ती, वो बेटर है, वो बेटर है। पर लाख में जब राबड़ी देवी ने 2004 में राबड़ी देवी सरकार थी, 122.4
यानी 122.4 क्राइम्स पर लाख पे होते थे। जो है वो क्राइम हुआ। अब अगर हम 2019 की बात करें तो 164.8, और अब इस वक्त ये 200 से ऊपर है। तो जंगल राज खत्म हो गया। मैं एक इसका है ना? काउंटर दूंगा। तो क्या जंगल राज खत्म हो गया है या वहां पे खत्म चीजें खत्म हो गई? दूसरा, प्रोफेसर साहब बताएंगे कि एफआईआर ज्यादा दर्ज हो रही है? मैं दूसरा, अब पूरी बात हम मुस्लिम वाले, हाँ नहीं ठीक है, आप बोल रहे हैं। ठीक है, मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। आरजेडी ने कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया? 18 लगभग 18 दिया। टोटल 20 है। ठीक है। अभी जो है चिराग पासवान की बात हो रही थी, कितने टिकट दिए अगर वो ज्यादा मुस्लिम करते हैं? उन्होंने एक भी नहीं, एक टिकट। इनका एक है, चिराग का एक है। एक टिकट, एक चिराग का और 4 है उनका ना? जेडीयू। नहीं, जो क्या बात करते हैं? एक है, हम इस पे बात कर लेंगे, आप देख लीजिए कैंडिडेट, है ना? एक ही टिकट दिया। अब जेडीयू की बात करते हैं, जेडीयू को तो मुस्लिम वोट मिलता है। कितने टिकट दिए? 4 टिकट। नहीं, जितना मिलता है उतना ही टिकट दिए। नहीं, 4 मिला। लोजपा ने 4 दिया दिए ना। सर। अब नहीं मिल रहा सर, तो मुस्लिम मैं ये वोट बोल रहा जेडीयू हूं, को कहाँ मिलता है? देखिए मैं ये बोल रहा हूँ, पिछली आप बार मुसलमानों की जब आप बात 11 करते हैं ना सीटें कि दिया तो मुसलमान सारे हार गए मुख्यमंत्री थे। आप क्यों नहीं बना रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? आप या तो कह दो मुसलमान हमारे साथ है नहीं, हमारे को चाहिए नहीं, जेडीयू कह दो सर कि ये नहीं बोल, चाहिए। अब ये मतलब ये तो मैसेज गया ही हुआ है। मैं कह रहा हूँ जेडीयू, मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा। बीजेपी तो जेडीयू ने जो स्टैंड वक्फ पे लिया, तो उसके- जेडीयू को ये वो कह तो उन्होंने देना उम्मीद रही सही तभी खत्म कर जेडीयू दी। को कह देना चाहिए हमारे को मुस्लिम वोट तो जो लोग मुसलमानों के साथ नहीं है वो मुसलमानों की चिंता कर रहे हैं, दूसरों चिंता के क्यों घर कर पर। रहे ये बात वो चिंता ये इसीलिए कर रहे हैं कि important तेजस्वी के मुंह से निकलवाएं कि हम मुसलमान को मैं वही बनाएंगे बोल रहा ना, और फिर देखें। अब खुद उन्होंने कुछ तो नहीं करना है, मुख्यमंत्री लेकिन का दूसरे उम्मीदवार को भी कह रहे बना हैं कि दिया, आप कर दो। वहां ठीक पर भी मुंह से किसी के निकले। आप कुछ बोल रहे थे। मैं 2 चीजें, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उनको देती है? यदि आप पिछले लोकसभा चुनाव का यदि आप आंकड़ा देखेंगे और बूथ वाइज देखेंगे, ये मेरे पास स्टैटिस्टिक्स है कि बूथ वाइज मेजोरिटी जो जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां 90% से ज्यादा मुसलमानों का है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को कितनी कैसे कैसे वोट का पैटर्न है? 0, 2, 5, 11, 17, 19, ये होता है मुसलमानों के वोट देने का तरीका। दूसरी बात, जेडीयू ने पिछली बार 11 सीटें जो थी वो मुसलमानों को दिया था, सारे के सारे हार गए, उनको देता ही नहीं है। ये कल भी हमने जिक्र किया है कि मुसलमान के तौर पर वोट करता है, उसको बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है, उसको नौकरी से कोई लेना देना नहीं है, उसको पलायन से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए महत्वपूर्ण है कि उसका दीन कहां है, उसके दीन के साथ, उसकी दीन की आइडेंटिटी के साथ वो पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होती है या नहीं खड़ी होती है, ये उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। सर 2005 अक्टूबर में जब विधानसभा चुनाव हुआ, उसका जो परिणाम आया तो आरजेडी को 75 सीटें थी और जेडीयू को 55 थी, 37 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को, रामविलास पासवान को 29 सीटें आई थी। रामविलास पासवान किंग मेकर बनने के निकले थे, जिसका समर्थन देते हैं उसकी सरकार बनती। रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद यादव से कहा, कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं आपको समर्थन दे दूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू नहीं बनाएंगी, आप बना दीजिए, मैं आपको समर्थन देता हूं, आप सरकार बना लीजिए और आप परिवार से किसी को उप मुख्यमंत्री बना दीजिए। लालू प्रसाद ने बहुत स्पष्ट रामविलास से कहा कि मैं बाहर बैठ लूंगा लेकिन मैं मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाऊंगा। सरकार बनी नहीं, 6 महीने राष्ट्रपति शासन लगा, उसके बाद अक्टूबर में फिर 2005 के विधानसभा चुनाव, फिर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2005 के अंदर। तो लालू प्रसाद यादव 5 महीने विपक्ष में बैठे, सरकार नहीं बनने दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान को हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा मुख्यमंत्री के रूप में। तो जो व्यक्ति सरकार नहीं बनने देता है मुख्यमंत्री मुसलमान को देने के लिए, 5 महीने बाद वो फिर चुनाव में जाता है, राष्ट्रपति शासन बिहार में लगता है, आप उम्मीद करते हो कि वो बिहार के अंदर किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री देखेंगे? उन्हें मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए, उनका झंडा डंडा उठाने के लिए चाहिए है और रातों को उनके तो साथ। चिराग पासवान ने क्या प्रेरणा ली पिताजी से? आज कहे एनडीए में कि उन्होंने तो 20 साल पहले पार्टी कुर्बान कर दी थी, मैं भी तैयार हूं, आप बनाइए। नहीं, लेकिन ठीक है, चिराग पासवान ने आज मुसलमानों को उम्मीदवार दिया और आज चिराग पासवान सबके सर्वदलीय सर्वधर्म के नेता बनना चाहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, वो अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो मुसलमानों की कॉपीराइट लेकर चलते हैं कि इनके दावा है मुसलमानों के लिए, पे। ये भी तो बता दीजिए, उन्होंने लालू यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसका साथ छोड़ दिया और उस पार्टी के साथ है जिसने मुसलमानों का ही साथ छोड़ रखा है। अब बिहार चुनाव को लेकर रोजाना नए नए सर्वे जो हैं वो आ रहे हैं, जनता का मूड भांपने की कोशिश करते हैं। तो आज चलिए आपको एक लेटेस्ट सर्वे के बारे में बताते हैं। वोट वाइब ने एक नया सर्वे निकाला है बिहार को लेकर और वोटिंग में कम दिन ही बचे हैं। उससे पहले जनता की मूड, उनको क्या लगा, क्या मूड है, इसकी डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले कुछ सवाल जो इसमें है, तेजस्वी यादव ने जो वादा किया कि हर घर को हम एक सरकारी नौकरी देंगे, ये इस सर्वे का पहला सवाल था कि इसका जनता के बीच कितना असर हो रहा है, बिहार की पब्लिक क्या सोच रही है। तो आंकड़े देखिए आपके सामने अब आएंगे।
38.1% लोग ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव के इस वायदे से आरजेडी को फायदा होगा, 38%। लेकिन 48% लोगों का कहना है कि यह सिर्फ चुनावी वादा है। 6.5% के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस वादे के बारे में सुना ही नहीं है, और लगभग 7.5% ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते कि सरकारी नौकरी के वादे से इनको फायदा होगा या नहीं होगा। मतलब अधिकांश लोग वो समझ रहे हैं कि ये केवल कहने के लिए किया गया वादा है, ये इंप्लीमेंटेबल भी नहीं है और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। तो ये तो बात रही कि इतना बड़ा जो वादा तेजस्वी यादव ने किया है उसका इंपैक्ट कितना हो रहा है। अब देखिए, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल भी था, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपने तेजस्वी यादव की सरकारी नौकरी स्कीम के बारे में सुना है, और क्या आपको लगता है कि यह नीतीश कुमार की 10,000 रुपए वाली महिला रोजगार योजना को काउंटर कर सकता है? यह दूसरा सवाल था। तो इसका जवाब आप देखिए, 50.5% लोग कह रहे हैं कि हां, ये उसकी काट जरूर हो सकती है पॉलिटिकली। 25.5% मानते हैं नहीं हो सकती, और 24% लोगों की कोई राय नहीं है। तो अब अगर इन दोनों जवाबों में सर कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रही है क्या आपको? अधिकांश लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्शन स्लोगन है, लेकिन आधे से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री रोजगार योजना का, महिला रोजगार योजना का काट भी है। मुझे नहीं लगता है कि मतलब जो सर्वे में कहा गया वोट वाइब में वो हो सकता है, लेकिन जो 38% लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो तो मोटे तौर पे आरजेडी या महागठबंधन के वोटर है। हाँ, तो उसका मतलब ये है जो बाकी 48 और 6 और 7 आप जोड़ लें, करीब 60% लोग हैं, वो इस पर कोई रेफरेंस या कोई बात नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि उस योजना का कोई फायदा नहीं हो, इम्पैक्ट नहीं हो रहा। काट ऐसे कह सकते हैं कि वो 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो उसके मैं जवाब के तौर पे कह सकता हूँ, काट के तौर पे नहीं कह सकता, क्योंकि काट का मतलब होता है कि उसका जो फायदा एनडीए को होता 10,000 रुपए का, उतना ही फायदा आरजेडी या महागठबंधन को हो, वो मुझे नहीं लगता। मोटे तौर पे वो चुनावी वादे के तौर पे देख रहे हैं, और एक वादा की सरकारी नौकरी मिलेगी, इसको कोई बहुत, क्योंकि ये वादे तो 100 साल से 50 साल से हो ही रहे ना, हर चुनाव में, हर पार्टी, हर आपका भी मानना है कि ग्राउंड पर कोई असर नहीं, ग्राउंड पर इसका कोई असर नहीं होगा। और वो 38% लोग तो वही लोग हैं जो वोट आरजेडी को दे रहे हैं। 37 हाँ, मतलब करीब 37.0 तो वो उतना वोट है, इसलिए। और 10,000 रुपए का तो खनक की तो वजन जो है ना ज्यादा होता है, जो बैंक में आ गया। 1.25 करोड़ लोगों को, 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में, उसमें सिर्फ 60-70% लोग। इन दोनों स्कीम पर आपकी जो बात होती है बिहार में, लोगों से क्या वर्जन आते हैं? देखिए, ये जो 10,000 रुपए जो दिया गया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच कैटेगरी यू बिलोंग टू, ठीक है, और ये 75 लाख महिलाओं को मिला है ना। 1.25 करोड़ हो गई, 1.25 करोड़ तो पहले हो गया था, कल पांचवी किस्त में 25 लाख लोगों को और दिया, तो मतलब 1.5 करोड़ लोगों को चला गया लगभग। तो ये इसका जो असर है, जो बातचीत करने से आता है, वो महिलाएं इस मामले में गदगद हैं। उनको हालांकि जो दिया गया है और देने के बाद उसमें कहा गया था कि देखिए, हमें रेवड़ी नहीं दे रहे हैं, हम ये एम्पावरमेंट के तौर पर, और आगे महिलाओं का एम्पावरमेंट हो, आगे वो जाकर के अपना रोजगार सृजन कर सकें, इसके लिए हम दे रहे हैं। और उसके पीछे एक बैकग्राउंड यह है कि जो लखपति दीदी की योजना चलाई गई थी, तो शुरुआत में बड़ा उसका माखौल उड़ाया गया था कि अरे ये क्या है। आज के दिन में ऐसे लाखों लखपति दीदी खड़ी हो चुके हैं पूरे देश के अंदर, तो ये उसी योजना का एक प्रोटोटाइप जो है तो आपकी भी राय है, और मुझे ऐसा लगता है जो बातचीत से निकल करके आई है वो इसका बहुत सार्थक 10,000 की स्कीम चल रही है, और ये नौकरी वाला वादा जो है ये जोर नहीं पकड़ रहा। अगला सवाल देखिए, और ये बीजेपी का एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, कि सवाल पूछा गया कि आप दिल्ली की एक कोर्ट के द्वारा IRCTC रेलवे वाले घोटाले में लालू यादव परिवार का नाम आने को कैसे देखते हैं, जो उन पर अभी चार्जशीट हुई है। तो इस पर 35% लोगों ने कहा है कि इसका महागठबंधन को वाकई नुकसान होगा। 28% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे महागठबंधन का वोटर जो है वो और पक्का होगा। लगभग 20% लोग कह रहे हैं इसका कोई असर नहीं है। अब इस पर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो बात कर रहे थे, और उन्होंने परिवारवाद की बात को उठाया, और वो हर रैली में ये कह रहे हैं कि ये पार्टी परिवार ही है, और परिवार ही पार्टी है, ये जो करेंगे अपने लिए करेंगे। करप्शन में भी नाम परिवार के ही लोगों के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उससे भी जो पैसा आया, जो आरोप है, जो पैसा आया
वो परिवार को ही गया, उसमें पार्टी के किसी और व्यक्ति का कहीं कोई नाम नहीं है। जैसे जो जमीन वाला मामला है कि इसके बदले में जमीन ली गई, तो वो भी क्या है कि किसी ने जमीन बेची, वो पार्टी के नेता को बेची गई और पार्टी के नेता ने फिर वो परिवार को ही बेची फाइनली, रजिस्ट्री करा दी। तो बेनिफिशियरी उसमें हर केस में परिवार ही है। सुनिए आप नीतीश कुमार की बात। हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब न धंधा करता है, इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया, आई सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है, परिवार कोई भी परिवार करने के लिए, और सब के सब ये लोग आप जान लीजिए अपने परिवार का, पत्नी का बनाया, बेटा बेटी यही कर रहा, तो गड़बड़ कर रहा है। आज जानते हैं 2 बार गलती हुआ था, हम लोगों के पटिया में भी 2 बार 1.5 महीना के लिए उसको ला, हमने तो देखा सब गड़बड़ है, उसको हटा दिया और कहा जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और इस प्रकार से जो हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे सब दिन के लिए, और उसके बाद कोई इधर से उधर नहीं। और उसके चलते बिहार जानते हैं आगे बढ़ रहा है। अब बिहार कितना बढ़ेगा आप जानते हैं। अब पहले से तो हम लोग सब काम कर रहे थे, वो लोग कोई काम किया था? कोई काम नहीं किया था, हम लोग कर रहे हैं और अब केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। देखिए, पहली बात तो नीतीश कुमार जी की ये बात सुन के अभी यही बात हो रही थी कि भाई इन कमांड दिखाई दे रहे थे, बोलने में क्लैरिटी थी, तो जो आरोप उनके मतलब जो बातें उनकी सेहत को लेकर होती है, जो एक दुष्प्रचार उनके खिलाफ किया गया उसको ये सर दुष्प्रचार तो मैं नहीं कहूंगा, उसमें हकीकत तो है, लेकिन यहाँ तो कुछ बेहतर लग रहे थे, मैं ये इतना हम कह सकते हैं। नहीं, बीजेपी की चिंता बढ़ा रहे हैं ऐसे कह के जितने एक्टिव हो रहे हैं। और लोगों में देखिए रिएक्शन भी था जब बोले, नहीं विजय सामने से रिएक्शन भी आ रहा था। बढ़ती जब ये बहुत अच्छे तरीके से ऑडियंस को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। दो आरोप आप नीतीश कुमार पे नहीं लगा सकते, भ्रष्टाचार, चोरी का और परिवारवाद का। बेटा कहां है उनका आज भी कोई नहीं जानता है, निशांत क्या करता है वो पॉलिटिक्स में तो है ही नहीं। हम ही लोग 1 साल से बात कर रहे हैं कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, चुनाव शुरू हो गया वो आदमी एक्टिव वो दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी, तो ये आरोप इन पर नहीं लगते। और ये दोनों ही आरोप पूरे जोर से आप लालू फैमिली पर लगा सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से। और देखिए, जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जब उन्होंने राबड़ी देवी को सत्ता सौंपी और जब उन पर आरोप लगा कि भाई राबड़ी देवी को, अपनी पत्नी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, क्या पार्टी में कोई नेता नहीं था, तो लालू प्रसाद ने बहुत बेशर्मी से जवाब दिया था कि भाई ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी है तो परिवार का ही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, कोई बाहर को पार्टी सौंपी जाएगी क्या। तो जो लालू प्रसाद यादव इतनी बेशर्मी से परिवारवाद के, और आप भी देखिए ना आज 20 साल बाद भी पार्टी की स्थिति क्या है। विपक्ष, विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन? तेजस्वी यादव। विधान परिषद में विपक्ष का नेता कौन? राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव की भाई बेटा, एक बेटा विधायक है, दूसरा बेटा भी विधायक है, एक बेटी सांसद है जो चुनाव भी जीती है, उसके पहले राज्यसभा सांसद थी, दूसरी बेटी लोकसभा चुनाव हार गई तो इसे सांसद नहीं बन पाई, लेकिन वो चाह रही थी कि उनको राज्यसभा भेजाए। और जब लालू प्रसाद सत्ता में थे तो साधु यादव, साले साली, दुनिया भर के रिश्तेदार जिस तरीके से गुंडागर्दी करते रहे, वसूली करते रहे, सांसद बनते थे। मुझे लग रहा है कि वो जंगल राज था। और परिवारवाद का जो आरोप नीतीश कुमार लगा रहे हैं, और जो जॉब का जो चल रहा है कि जमीन मतलब नौकरी देने का, तो जमीन देकर नौकरी लेने का जो आरोप लगा हुआ है, तो बिहार की जनता जानती है कि जो व्यक्ति जमीन लेके सरकारी नौकरी देता है वो हर घर में नौकरी कैसे देगा, वो भी क्लास डी की नौकरी कैसे देगा, क्या सबसे जमीन लिखवा। बहुत सारे सवाल है, जल्दी जल्दी आगे मैं बताता जाऊं क्योंकि ये इसमें सवाल बहुत इंटरेस्टिंग पूछे गए हैं। अगला सवाल पूछा, आपकी नजर में मुख्यमंत्री के तौर पे किसका कार्यकाल सबसे अच्छा था? ऑप्शन 2 ही दिए गए थे, नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी का। वो 15 साल 20 साल। 56.7% लोग कहते हैं नीतीश कुमार का कार्यकाल बढ़िया है। 16.4 मात्र 16.4 लोगों ने कहा कि लालू यादव, राबड़ी देवी का कार्यकाल बढ़िया था। अब ये डेटा आप याद रखिएगा क्योंकि इस सर्वे का मैं आपको जब आखिरी सवाल का नतीजा बताऊंगा तो उससे इसकी कल्पना कीजिएगा। फिर दोहरा देता हूं, लोगों की नजर में 56.5% लोगों ने माना कि नीतीश कुमार का कार्यकाल बढ़िया कार्यकाल है। तो इसके अंदर वो लोग भी हैं जो वोट शायद उधर करते हैं जाकर के, ठीक। और लालू राबड़ी शासन को केवल 16.5% लोगों ने। इसको आप याद रखिए। अगले सवाल में बढ़ रहा हूं। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार के चुनाव में इसकी बहुत भूमिका है कि सवाल सीधा पूछा गया कि जन स्वराज पार्टी का, प्रशांत किशोर की पार्टी का सिंबल क्या है, और उनको ऑप्शन दिए गए, गैस सिलेंडर, नाव,
स्कूल का बस्ता, हेलीकॉप्टर, 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक, अब आप सोचिए इसमें जवाब क्या आया। 7% लोगों ने कहा गैस सिलेंडर है, 6.5% लोगों ने कहा नाव है, 35% लोगों ने कहा स्कूल का बस्ता है और लगभग 5% लोगों ने कहा हेलीकॉप्टर है। बाकी ने कहा हमको मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है हमको क्या है। 48% लोग हैं वो 48% लोगों ने कहा हमको नहीं मालूम क्या है। केवल 35% लोगों तक प्रशांत किशोर के सिंबल का सिंबल पहुंच पाया है, या उनकी याददाश्त में है कि पीके का मतलब बस्ता। तो क्या ये बता रहा है कि उनके सारे प्रयासों के बावजूद जमीन पर उनकी बात और पहचान कितनी पहुंची है राहुल जी? देखिए, ये पहले भी बात हो रही थी कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से प्रचार किया, एक अच्छा प्रचार है, लेकिन क्या वो इस चुनाव में कोई इंपैक्ट बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, कितनी सीटें ले पाएंगे, कितना वोट शेयर ले पाएंगे। तो प्रशांत किशोर ने देखिए बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, जैसे भोरे है, परबता है, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जहां पर जो मार्जिन था 2020 में, जो जीत का मार्जिन था वो बहुत कम था, 0.25 से लगभग 3.14 तक ऐसी सीटें हैं, उनमें उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो इन सीटों पर वो जरूर असर डालेंगे कि क्या रिजल्ट आता है वहां पर, लेकिन क्या सच में प्रशांत किशोर कोई एक फिनोमेना बन के उभरेंगे, ऐसा दिखाई नहीं देता। नहीं, देखिए ये बात करनी तो बहुत दूर की बात है कि क्या वो विकल्प बन गए हैं। अभी तो ये है कि क्या लोगों तक पहुंच भी पाए, कम्युनिकेट भी कर पाए कि नहीं कर पाए। लोग जो हैं उनको क्या बता रहा है सर, ये सवाल का जवाब ये तो इसमें अब कहाँ कंफ्यूजन है। मैं तो वैसे भी इस पर फिर आप नाराज होते हैं कि मुझे वो जितना हवा दिल्ली में बैठकर लगती है उतनी हवा लगती है बिहार में। दोनों तरह से मुझे नहीं लगता कि वो, एक तो जो राजनीतिक समीकरण है, राजनीतिक समीकरण मतलब जो बिहार की राजनीति है उसके खांचे में वो बहुत मोटे तौर पर फिट नहीं होते। और मुझे नहीं लगता कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आ गया है। जिन इश्यूज़ पर वो काम कर रहे हैं वो अच्छे इश्यूज़ है, मैं उस पर सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, रोजगार को, एजुकेशन को, और बिना जाति के, गैर जाति, है ना, लेकिन वो अभी जगह वहां पर बनी नहीं है, ठीक है। और ये हवा से केवल ये, आप हर दिन सौरभ जी को इंटरव्यू देने से वोट नहीं मिलता ना, लेकिन सर मीडिया पे ज्यादा ध्यान है, मीडिया पर ज्यादा ध्यान। लेकिन सिर्फ बस्ता इंपॉर्टेंट नहीं ना, जनसुराज नाम भी तो जरूरी है ना। जनसुराज अगर नाम पहुंचा होगा तो वोटर जो होगा वो जनसुराज नाम देखेगा कहां पर है उसको करेगा। जरूरी नहीं है ना सर कि सिंबल ही पहुंचे, नाम भी पहुंचना जरूरी है। नाम जरूर पहुंचा है जनसुराज का। एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, 2024 का जब चुनाव था तो हम अपने घर के में जो काम करने वाली हैं उनसे पूछा आप किसको वोट देने जा रहे हैं, उन्होंने कहा तीर। मैं ये तो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर ये तो बीजेपी की चुनाव लड़ रही है। नहीं, मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूं राहुल जी, जस्ट बाद में पता लगा कि वो जेडीयू के साथ। लोग जो है, आम तौर पर लोग जो हैं वो पार्टी याद रखते हैं, कैंडिडेट याद रखते हैं, या सिंबल याद रखते हैं? सिंबल याद रखते हैं। नाम और सिंबल सर, कहां जाना, नाम याद, पार्टी का नाम भी याद, पार्टी का नाम भी याद रखते हैं, लेकिन सिंबल जो है, इंदिरा गांधी का जो गाय की जोड़ी थी, वो गाय बछड़े की जोड़ी थी, वो चुनाव खत्म हो गया, इलेक्शन सिंबल चला गया 20 साल बाद, लेकिन तब भी लोगों को गांवों में, इलाकों में वही याद रहता था। लेकिन वो 20 साल तक रहा। मैं ये बोलूंगा, मैं पटना में भी था, नालंदा और गया, उसको रजिस्टर करने में 3 टाइम इलाकों लगता में मैं गया हूँ रिसेंटली, और तीनों इलाकों में ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर को कोई जान नहीं रहा है, उसकी पार्टी को जान नहीं रहा है। उनकी पार्टी का एक रेजोनेंस या नाम जो है इस वक्त बिहार में चल रहा है। चलिए ठीक है, खैर अब ये सर्वे में ऐसा जो आया, वो खांचे। सर अगला सवाल सुनिए, अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जवाब बड़े मजेदार है इसके। सवाल ये पूछा गया कि आपकी जाति जो है वो आपके वोटिंग करने के डिसीजन में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। आप सुनिए इसका जवाब कि क्या आप अपनी जाति के व्यक्ति को ही वोट करेंगे चाहे किसी पार्टी का हो? हाँ, इसका जवाब 21% लोगों ने हाँ में दिया। 21% लोग बिहार में कह रहे हैं भाई हमको जाति से मतलब है, अब वो जनसुराज का हो कि किसी का हो कि किसी का हो, जिसने यादव दे दिया तो यादव, जिसने मुसलमान दे दिया मुसलमान, जिसने भूमियार दे दिया भूमियार। दूसरा सवाल है, यू विल वोट फॉर प्रेफर्ड पार्टी इवन इफ अनदर पार्टी हैज फील्डेड अ कैंडिडेट फ्रॉम योर कास्ट। अगर दूसरी पार्टी ने आपकी जाति का व्यक्ति दे दिया, आप जिसको वोट करना चाहते हैं उसने नहीं दिया, तो आप किसको वोट करेंगे? क्या अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट करेंगे या दूसरे की अपनी जाति के उम्मीदवार को? उन्होंने कहा 51% लोग कह रहे हैं हम अपनी पसंद की पार्टी को वोट करेंगे। तो इसका मतलब जाति टूटती है, इसका मतलब तो ये जनसुराज के लिए अच्छी खबर है, ये जनसुराज के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए। तीसरा भी सुन ले, यू विल नॉट वोट फॉर योर प्रेफर्ड पार्टी इफ इट डजंट गिव अ टिकट टू अ कैंडिडेट फ्रॉम योर कास्ट। अगर आपकी पार्टी, आप जिसको वोट देना चाहते हैं, मैं आरजेडी को देना चाहता हूं लेकिन मैं यादव हूं, आरजेडी ने यादव को नहीं दिया, तो क्या मैं आरजेडी को वोट नहीं करूंगा?
6% लोगों ने केवल कहा है कि हम नहीं वोट करेंगे। तो इनके लिए भी जाति इतनी महत्वपूर्ण नहीं वो है। तो उसका जब 51% तो ये 51% लोग कह रहे हैं साहब हमको पार्टी से मतलब है, जाति से नहीं। एक बात बताएं, मुझे लगता है कि सब ठीक मान लेता मैं सर्वे, इस मुद्दे पर ये वाला आकर नहीं के मान मुद्दे में सकते। बिल्कुल ही नहीं मानता। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि पूरा जो बिहार का लोकसभा चुनाव जो है या उत्तर प्रदेश का लोकसभा चुनाव है, उसके सामाजिक समीकरण ने सबसे ज्यादा असर किया। और एक जगह आप जो उपेंद्र कुशवाहा हारे, अयोध्या को देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा हारे तो हुआ कि ऐसा कुशवाहा को राजपूतों ने वोट नहीं किया है, तो अब जहां पर राजपूत खड़ा है सबको हराओ। सर ऐसा है, मैंने इसको ऐसे देखिए ना, नहीं मैं इसको रिवर्स करता हूं। मुझे बताइए, मुझे बीजेपी है, बीजेपी ने सबसे ज्यादा सवर्णों को टिकट दिया, 50% टिकट सवर्णों को दिया है, ठीक है। मान लीजिए किसी सीट पर सवर्ण ना देके कोई और जाति का दे देती कैंडिडेट, ये उसने वो चांस नहीं लेना चाहते इसलिए प्रोमिनेंट कास्ट देते हैं, लेकिन दूसरी कास्ट देंगे तो क्या बीजेपी सारी सीटें हार जाएगी? बीजेपी का रेफरेंस ही गलत है आपके हिसाब से। सारी सीटें देखिए, सारी सीटें ऊपर सारी सीटें हारती नहीं है, कॉम्बिनेशन काम करता है। बट ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, थोड़ा उसका गलत असर चला जाएगा, लेकिन मैं जान रहा हूं कि मैंने पूछा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, अच्छा भाई इस जगह पर ये जाति क्या वोट देने जा रही है उसको, तो कहा देखिए वो पुराने भाजपाई हैं, समझ गए कि नहीं। और मैंने कहा एलजीपी हमारा कैंडिडेट है तो एलजीपी के लिए तुम लोग काम करो। मैंने कहा हम लोग तो कर ही रहे हैं सर, लेकिन यहां पर ये फैक्टर काम कर रहा है। मैं आपसे बता रहा हूं, किसी सीट पर ये एक सच्चाई है, मैं मानता हूं जाति सच्चाई है, लेकिन एग्जाम्पल में क्योंकि डेटा की बात में कर रहा था कि आप मुझे बताइए परबत्ता सीट संजीव सिंह को जीतने का क्या कारण हो सकता है? अच्छा ये बताइए, किसी भी एक सीट पर बिहार की जहां ब्राह्मण कितने होंगे, किसी एक सीट पर कितने परसेंट हो सकते हैं? मैक्सिमम 7%, 8%, 10%। नहीं भाई, पूरे बिहार में ही 3-3.5% है, किसी एक सीट पर डिपेंड करता है ना कि कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो 14% भी है। चलिए 14% मानता हूं कि मैक्सिमम 14% किसी सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार दिया हुआ है। सीट निकालने के लिए कम से कम 30-35% वोट तो चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। तो बाकी 20% वोट तो दूसरी जाति का ही आदमी कर रहा है। लेकिन आप देखिए ना कि जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा है उसकी जाति का वोट परसेंटेज वहां का नहीं, आप मैथमेटिक्स को अलग तरीके से समझ रहे हैं, वो ऐसे लॉजिकली ठीक लगता है। अगर ऐसा होता तो फिर पार्टी क्यों चिंता करती सीट्स की, मतलब कास्ट की क्यों चिंता करती? उसका मतलब होता है पार्टी का जब कैंडिडेट कोई जाति को देती है, किसी को भी, ब्राह्मण हो, यादव हो, कोई भी हो, उसका मतलब होता है कि उसका जो 12%, 10%, 5% वोट वो ना टूटे, वो उसके साथ चला जाए। बाकी तो पार्टी का एंकर फैक्टर होता है, एंकर फैक्टर। अच्छा चलिए सर, अगला अभी आखिरी सवाल, और मैंने आपसे कहा था याद रखिएगा, मुख्यमंत्री का काल कौन सा सबसे पसंद है? 56% लोगों ने कहा था नीतीश कुमार का। आपके सवाल का उत्तर आगे मिल जाएगा। अब देखिए, अब ये इसमें आखिरी सवाल, आपके हिसाब से कौन सा गठबंधन चुनाव जीतेगा? महागठबंधन का नाम लिया 34.7 ने और एनडीए का नाम लिया 34.4 ने, मतलब 0.3% से ये महागठबंधन को आगे बता रहा है सर्वे। लगभग 2020 जैसा परिणाम बता रहा है। नहीं उससे आगे है। तो 2020 में एनडीए 0.03 से आगे था। और मजेदार बात ये 0.3 से आगे बता रहा है। उसकी बड़ा ज्यादा हुई है। इसका मतलब है कि 3% वोट जो है वो आरजेडी का भी कमा और 3% वोट जो है वो बीजेपी गठबंधन का भी कमा, क्योंकि पिछली बार 37.3% था और 37.4% का ये 12,000 का वोट है। और इसमें एक और चीज है ना कि मुझे लग रहा है इतना चिराग पासवान जो बताया ना, चिराग पासवान का बिल्कुल किसी चिराग पासवान का 5% वोट है, 2020 के बाद वो भी तो एनडीए में शामिल हो गया है, उसके बाद ये कम हो रहा है। उसके बाद भी है ये। मैंने कहा कि जो सोशल कोएलिशन है आज के दिन में और जो पिछली बार 2020 में था, जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए ये हो ही नहीं सकता इतना बराबर। अच्छा, जनसुराज का नाम लेने वाले 12.3%। इसी मैं ये कह रहा हूं कि 12% वोट यदि जनसुराज को देने वाले लोग हैं तो फिर उस सवाल का तो कोई मतलब नहीं बना ना, जिसमें स्कूल बैग को नहीं पहचानते लोग। 12% वोट तो बहुत ज्यादा। मैंने किसी भी सर्वे में सबसे ज्यादा इसी में देख रहा हूं। सर कितने लोग आज जो बिहार में बताने का नीतीश कुमार की पार्टी का क्या है, ओवैसी की पार्टी का है, वो तो वोट देते हैं। एआईएम मैंने इससे पहले जितने सर्वे अभी देखे हैं, पार्टी का नाम किसी सर्वे में किसी सर्वे में
एनडीए को 40% से कम वोट नहीं दिखा, किसी ने किसी पोस्टर संभव ने ही नहीं नहीं दिखाया। है, संभव ये नहीं है। 0.3% से पीछे महागठबंधन से बता रहे हैं। 34% मतलब 3-3 वो सही कह रहे हैं। उसका- पिछली बार से उसका- 3-3% उसका- वोट उसका घटना। इसीलिए है ना क्योंकि 12% जो है वो प्रशांत जनसुराज किशोर को को जा रहा है। तो राहुल जी कुछ दम लगता देखिए है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, जैसे जनस्वराज जो है वो वोट काट रहा है, एआईएमआईएम जो है वो दूसरी साइड आरजेडी की वोट काट रहा है, जनस्वराज तो दोनों साइड की काट रहा है, फिर वीआईपी जो है दूसरी साइड है इस बार। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, वो भी तो है, एलजेपी भी इधर आगे LJP, बड़ी तो पार्टी बहुत है। सारी चीजें हैं जो फैक्टर्स हैं, वो एक दूसरे के वोट जो कटेंगे उसके कारण भी ये जो है वैसे सर्वे में एक हो कैविएट सकता में डाल दूं, ये सवाल की मतलब इस सर्वे के डिफेंस में, ये सर्वे करने वाला भी दोस्त है। नहीं, वो सब अपने ये हिसाब बता से रहा हूं। स्टडी करते मैं हैं। एक कैविएट ये है सर, सवाल ये था कि आपके हिसाब से कौन सा गठबंधन जीतेगा। सवाल ये नहीं था कि आप किसको वोट करेंगे। लोगों ने अपनी राय बताई, राय बताई है कि मुझे लगता है यार इस बार आगे चल रहा है। जरूरी ये नहीं देखो, कि वही लोग लोग उसको जब वोट भी राय दे रहे बताते हों। होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आरजेडी का गठबंधन या महागठबंधन जीत जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ लोग जब राय बताते होंगे तो ये सोच के तो बताते होंगे कि मैं किसको वोट कर रहा हूँ। उसी हिसाब से वोट देते हैं ना, राय ये तो किसकी नहीं बताते बताते हैं? होंगे फलाना आप किसको वोट वोट- देंगे किसी और को सर, और अगर कहेंगे ये होने जीतेगा वो, जा रहा ऐसा है, नहीं क्यों होता। नहीं, कई बार ऐसा नहीं हो, आप किसी एक पार्टी को वोट Normally कर रहे ऐसा किए नहीं होंगे, होता, हाँ। जीता दूसरे वाला होगा, नहीं वो होता है, और आपको मालूम होगी इस बार ये आगे नहीं, चल नहीं, रहा लेकिन है। वो राय में यदि होगा राय में तो तो ये राय मान में सर, अगर ये रिप्रेजेंट कर होने जा रहा है, उसको। अगर महागठबंधन का जो आगे दिखा रहा है, अगर ये वास्तविकता होने जा रहा है, तो ये आप मान लो कि इस चुनाव में सबसे कमजोर कड़ी नीतीश कुमार बनकर निकल रहे हो। जो प्रशांत किशोर ने कहा था कि 25 सीटें भी नहीं जीतेंगे, तो मुझे लग रहा है वो बात सही होने जा रही है। अगर ये सर सही पहले है। तय कर लें कड़ी में वो मजबूत है कि कमजोर है। नहीं, समीर जी की दिन बात अगर से इसको मानेंगे मैं तो समीर आप जी की नीतीश बात को कुमार आगे कमजोर होंगे, बढ़ाऊंगा। तभी स्थिति में होगा। बीजेपी तो कमजोर होने से मैं समीर जी नहीं की रहने बात को वाली। आगे बीजेपी का बढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा इसीलिए प्रदर्शन होगा। बीजेपी के किसी उसने प्रधानमंत्री ने ये जरूर कहा कि हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी की तरफ से एक बार ये नहीं कहा गया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। चलें खैर, नहीं, लेकिन ये ये तो सर्वे में एक अच्छी बात, मतलब इनके डिफेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि पिछले 4-6 महीने से ट्रैक कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि एट रैंडम, और इन्होंने कभी इन वोट वाइब ने एक तरफा चुनाव नहीं बताया, तरफा चुनाव नहीं कभी बताया। इन्होंने हमेशा ये बताया कि मामला आगे पीछे का ही है, ज्यादा नहीं। पाकिस्तान की पोल खुली है इंटरनेशनली, ये आपको देखना चाहिए और ये भी पता लगेगा कि पाकिस्तान की असल हैसियत और औकात क्या है। तो जब भी किसी पाकिस्तानी को बड़ी बड़ी डींगे मारते कहीं आप सुने या टीवी पर भी या कहीं सोशल मीडिया पर देखे, तो एक मैसेज कर दिया कीजिएगा और ये टैग कर दीजिएगा ये वाला हिस्सा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। आपको बता दें कि CIA के एक एक्स ऑफिसर ने, आगे बढ़ाइए, CIA के एक एक्स ऑफिसर ने, CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, इनका नाम है जॉन किरियाकू। इन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया, और मैं दावा नहीं कह रहा हूं, खुलासा कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने ओन करते हुए कहा है कि मैं जानता हूं। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और किरियाकू ने उसमें यह बताया कि अमेरिका ने उस वक्त के मुशर्रफ, 2001-2 की बात है, जनरल परवेज मुशर्रफ को लाखों डॉलर के जरिए खरीदा था। हमने खरीद लिया था पाकिस्तान का राष्ट्रपति, इतना पैसा उसको दिया था और हम जो चाहते थे वो करता था। अमेरिका ने पाकिस्तान की सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था। यह वो दौर था जब ये अफगानिस्तान में ढूंढ रहे थे ओसामा बिन लादेन को, और इनको पाकिस्तान की बड़ी ज़रूरत थी। पाकिस्तान के जो एयर बेस थे वो इनके कब्जे में थे, वहाँ से सारी रसद पाकिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान जाती थी इनके सोल्जर्स के लिए। और फिर आई बड़ी बात, इन्होंने कहा कि मुझे ये बताया गया कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार अमेरिका को सौंप दिए थे। मतलब उस वक्त जितने एटॉमिक वेपन्स पाकिस्तान के पास थे उन सब पर कंट्रोल, कब्जा वो अमेरिका का था। यह बात आज 2025 में भी कही गई ऑपरेशन सिंदूर में। आपने कितनी जगह सुनाई ये बात कि अमेरिका जो उसके परमाणु हथियार हैं वो तो उसके है ही नहीं, वो तो अमेरिका के कब्जे में है, अमेरिका उनकी रखवाली भी करता है, अमेरिका के बिना वहां वो परमाणु का सोच भी नहीं सकते। सब सारी बातें हुई। फिर ये भी कुछ लोगों ने कहा कि भारत ने, वो किराना हिल एक जगह है, पहाड़ियाँ माना जाता है, उसके नीचे जो है इन्होंने अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़, अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी पाकिस्तान ने बनाई हुई, तो वहाँ भूकंप आया था। ये मई वही उसी दौरान की बात है जब मई में लड़ाई चल रही थी। तो कई लोगों ने कहा कि ये भूकंप जो है धरती के अंदर से नहीं हिल रही थी, धरती ये ऊपर से मिसाइल मारी थी भारत ने, उसकी वजह से है। और अमेरिका इतना नाराज क्यों हो गया हमसे, उसका भी कुछ लोगों ने ये तर्क दिया था कि क्योंकि हमने वहां मिसाइल मारी जहां पर वो उसका न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा था, और वो हथियार एक्चुअली अमेरिका के कब्जे में थे, इसीलिए अमेरिका हमसे नाराज हुआ। ये सारी स्पेकुलेशन है, लेकिन जो इन्होंने बोला
वो फैक्ट है। सुनिए। On the ground in Pakistan in 2002, 2003, we also saw Pakistan sort of lurch into almost like a civil war with the various terrorists it had propped up in its backyard. Was there ever a fear that these nuclear weapons would fall into terrorist hands? Yes. When I was stationed in Pakistan in 2002, I was told unofficially that the Pentagon controlled the Pakistani nuclear arsenal. That Musharraf had turned control over to the United States because he was afraid of exactly what you just described. But the Pakistanis in the intervening years, and remember, I was there 23 years ago. Over the last 23 years, the Pakistanis have come to say that is absolutely not true. The United States has nothing to do with the Pakistani nuclear arsenal, that Pakistani generals are the ones that control it. तो इन्होंने कहा कि मुझे तब बताया गया था कि ये हथियार जो है ये हमारे कंट्रोल में है। अब आज वो कह रहे हैं कि अब मैं तो क्योंकि 20 साल पहले था तब तो यही सिचुएशन थी, आज पाकिस्तान ये दावा करता है तो अब कहा नहीं जा सकता इसमें कितनी सच्चाई है। सर ये तो प्रूफ हो गया उस बात का। प्रूफ उन्होंने कर दिया, बाकी सच्चाई तो ये थी ही और सारी दुनिया के लोग भी जानते हैं। हिंदुस्तान तो हमेशा से ही जानता है कि पाकिस्तान, और जिस तरह से प्यार के साथ गोदी में बैठा के लंच कराते हैं ट्रम्प साहब मुनीर साहब को, उससे साफ बात है कि भाई सब कुछ आपके पास है। ब्लू आइड बॉय हो, आप खुश रहो, शांति से रहो, मजे से रहो, हम सब कुछ देख रहे हैं। और अमेरिका का कंट्रोल, आप 20 साल पहले की यदि बात करें तो उससे पहले भी हम लोग कई बार चर्चा करते रहे कि हमेशा अमेरिका का कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई मंत्री संतरी भारत की यात्रा पर आता था तो वो पाकिस्तान पर जाकर ख़त्म करता था। तो वो रिपोर्ट करने, मतलब उसको भी बताने के लिए कि भरोसा रखो कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम इसकी चिंता मत करो। किराना हिल की बात हो रही है, वहाँ पर भारत ने मिसाइल डाली कि नहीं डाली, क्योंकि एक चीज़ आपको जानकारी होगी शायद कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और न्यूक्लियर जो पावर है उसकी रूल्स में है कि हर साल जनवरी में दुनिया भर के देशों को अपने जो न्यूक्लियर वो है हथियार पावर, न्यूक्लियर पावर, उसके बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। ठीक है, ये हमारे पाकिस्तान के बीच में भी है, सबके बीच में, दुनिया भर में ये करना पड़ता है और उसको एक्सचेंज करते हैं ताकि वो, उसका मतलब ये है कि आप उस पर हमला ना करें क्योंकि फिर तो न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी ना। उसका पर्पज ये है। तो वो उसकी कहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स रखे गए हैं, दूसरा न्यूक्लियर पावर कितनी है, ये सारी चीज़ें, और उसका न्यूक्लियर पावर का यूज क्या आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक्सचेंज किया जाता है। इसलिए मैं इस बात से कम सहमत होता हूं कि किराना हिल पर भारत ने जानबूझकर कोई मिसाइल वहां पर मारी होगी। बट आप इससे सहमत हैं कि वो हथियार पाकिस्तान अमेरिका के कंट्रोल में है? वो उसमें कंट्रोल में है। अच्छा, चलिए ठीक है। अगली बात देखिए इन्होंने क्या की। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत को प्रोवोक करना, उकसाना, ये बंद कर देना चाहिए, ये फिजूल है। इससे पाकिस्तान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता क्योंकि वो कभी भारत से जीत नहीं सकता। ये CIA का ऑफिसर कह रहा है। पाकिस्तान कभी कन्वेंशनल युद्ध में, न्यूक्लियर युद्ध होगा नहीं, और कन्वेंशनल युद्ध में वो कभी भारत से जीत नहीं सकता। ये बात इन्होंने कही। तो इसलिए, और उन्होंने ये भी कहा कि 2001 में जब हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था और 2008 में जब मुंबई में अटैक हुआ था, दोनों बार हम लोग, मतलब CIA और अमेरिका, ये मानकर चल रहे थे कि भारत हमला करेगा पाकिस्तान पर। लेकिन आपको याद है 2001 में पराक्रम हुआ, सारी सेना जो है वो सीमा पर लगा दी गई, लेकिन फिर जंग नहीं हुई। 2008 में विचार हुआ लेकिन मोबिलाइज भी नहीं की गई सेना को। लेकिन वो कहने कि हमें ये लग रहा था कि भारत जरूर जंग करेगा इसके बदले में जो आतंकवादी हमले हुए हैं। तो सुनिए जरा आप पाकिस्तान की सेना की औकात क्या बता रहे हैं। They didn't show any restraint this time around when Operation Sindoor happened in Pahalgam, where it was a 4-day high-intensity sort of war that happened. What do you think changed over in the course of these 2 decades? At the CIA, we called the Indian policy strategic patience. The Indian government would have been perfectly within its rights to respond by striking Pakistan. And they didn't. And I remember at the White House, people were saying, wow, the Indians are really exhibiting a very mature foreign policy here. We expected the Indians to strike back, and they didn't. And that kept the world from what might have been a nuclear exchange. Right. But India's gotten to the point where they can't risk strategic patience being misunderstood as weakness.
बड़ी बात कही इन्होंने कहा कि उस वक्त हम बड़ी तारीफ कर रहे थे व्हाइट हाउस में इस बात की कि भारत ने बड़ा संयम दिखाया 2001 और 2008 में, लेकिन कह रहे हैं अब भारत ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी स्ट्रेटेजिक पेशेंस को, उसके संयम को कमजोरी समझा जाने लगे। और आप देखिए बता करके 3 बार दुनिया को हमला किया भारत ने, जब आपने उड़ी का जवाब दिया, आपने पुलवामा का जवाब दिया और अब आपने पहलगाम का जवाब दिया। राहुल जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो 2 स्ट्रेटेजिक जगहें जो थी उन पर जो हमले हुए उसके कारण जो है अमेरिका जो है, क्योंकि आपको याद होगा जब ये शुरुआत हुई थी ऑपरेशन सिंदूर की तो अमेरिका ने इसको राइट ऑफ कर दिया था कि हमें क्या लेना देना, हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अचानक फिर अमेरिका जो है एकदम एक्टिव हुआ और उसने इसमें सारा जो है वो बात की, पाकिस्तान से बात की। उसमें नूर खान जो बेस था, और जैसे आपने किराना हिल बोला, नूर खान बेस जो है उसमें माना जाता है कि वहां पे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है जिस पे भारत ने हमला किया था। हाँ, तो वो ये यही था, वो तो पता है सबको, वो तो पता तो ही नूर खान वहां पर ये था कि पूरी न्यूक्लियर जो कमांड अथॉरिटी है वो बर्बाद ना हो जाए पाकिस्तान की। और दूसरा, पाकिस्तान जैसे अभी ये भी जो पूर्व अफसर हैं ये भी बता रहे थे सीआईए के कि पाकिस्तान को हमेशा ये डर लगा मुशर्रफ के समय में भी और बाद में भी कि कहीं न्यूक्लियर हथियार जो हैं वहां पे जो आतंकवादी हैं उनके हाथ ना चले। उसी का वो सवाल वही था एक्चुअली, तो उसका जवाब उन्होंने दिया, यही डर था मुशर्रफ को और इसी की आतंकवादियों के हाथ में ना पड़ जाए न्यूक्लियर हथियार। अमेरिका ये मानता है कि पाकिस्तान के सारे नेता बेहद करप्ट हैं और ये जानना जरूरी है। जब मैं बेनजीर भुट्टो का मैंने जब यूएई में इंटरव्यू किया था दुबई में बहुत साल पहले, तो वो एक विला में रहती, बहुत बड़ा विला था, उसमें रहा करती थी जिसमें सब ऐशो आराम के सामान थे और उनको वहां से निष्कासित किया हुआ था पाकिस्तान ने, तो वहां पे रहा करती थी। मुशर्रफ का भी ऐसा ही जो है पूरा ये आपने बताया आपका अपना पर्सनल अनुभव बेनजीर भुट्टो से मिलने का, इन्होंने भी बताया, वो बयान नहीं मैं सुनाऊं बहुत देर हो जाएगी। इन्होंने कहा कि मैं एक सीनियर अफसर के साथ बेनजीर भुट्टो के विला में, जैसा आपने कहा ना, इन्होंने कहा कि वो ये तो पैलेस था, $5 मिलियन के मकान में रहती थी, 50 लाख डॉलर के मकान में रहती थी बेनजीर भुट्टो दुबई में, जब देश से निकाला मिला हुआ था। और उन्होंने कहा कि हम वहां बैठे, हम पहले हैरान थे कि ये घर है बेनजीर भुट्टो का, और उसके बाद बाहर से हमें आवाज आई कि गेट खोला, कोई गाड़ी अंदर आई, घर के अंदर आई, तो बेनजीर भुट्टो बोली कि अब अगर ये एक और बेंटली लेके आया तो मैं इसे मार दूंगी। किसके लिए कह रही थी वो? अपने पति के लिए, जरदारी के लिए, जो राष्ट्रपति हैं, इनको बोला ही मिस्टर 10% जाता है। तो ये व्यक्ति क्लेम कर रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो ने कहा अगर ये आज एक और बेंटली गाड़ी लेके आ गया तो मैं इसे मार दूंगी। मतलब कितनी गाड़ियां होंगी, कितने, मतलब ये शौक थे। और इन्होंने ही बोला कि मैंने फिर वापस लौटते हुए मैं और मेरा सीनियर ऑफिसर ये बात कर रहे थे कि इतना करप्शन, तुम बेंटली गाड़ियों की रेंज खरीद रहे हो, मतलब एक के बाद एक शौक है तुम्हें, करोड़ों की गाड़ियों का शौक है और पाकिस्तानियों के पैर में चप्पल तक नहीं है। सर जरदारी साहब के घर में गया वहां पर पाकिस्तान में, तो उस घर में एंटर करके जब जरदारी साहब से मिलना था तो आप समझ लीजिए कि 200 मीटर मुझे एंटर करना पड़ा। 200 मीटर अंदर जाने के बाद उस घर में जरदारी साहब के मुझे दर्शन हुए और वहां पर जो पूरा 200 मीटर और वो 200 मीटर मतलब एक क्लास भी नहीं, मैं को आता नहीं इससे ज्यादा, उस तरह का वो ऑफिस और वो सारा सिस्टम वहां था। और नवाज शरीफ साहब के साथ भी जब मैंने इंटरव्यू किया तो वो तो पूरा किला था, वो तो खैर हाउस था, ऑफिशियल हाउस। मैं एक चीज ऐड, सौरभ एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए पाकिस्तान में, आप कहां कर रहे हो सर पाकिस्तान में जो सबसे बड़े घर हैं वो फौजी अफसरों के, वो कराची में, इस्लामाबाद में खासतौर से एक पूरा एक जोन है जहां पे लोगों की एंट्री भी मना है, वहां पर उनके घर हैं आलीशान, और सारे अफसरों के बच्चे जो हैं या तो विदेशों में हैं या इन सारे अफसरों या जितने भी ये राजनीति इनके पास ड्यूअल पासपोर्ट। सुनी हम जानते तो थे ही, तीसरे व्यक्ति से सुनी तो और बता। एक चीज सर, एक बार आप ही के पास आ रहा हूं, इन्होंने एक न्यूक्लियर को लेकर एक और बात की और ये आज के बहुत सारे घटनाक्रम से जुड़ती है ये बात। अभी आपको मालूम है सऊदी अरब का और पाकिस्तान का पैक्ट हुआ कि एक देश पे हमला दोनों दूसरे देश पे हमला माना जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान ने क्या कहा कि हम अपना न्यूक्लियर कवर भी शेयर करेंगे सऊदी अरब के साथ। तो दुनिया में बात, तो ये कैसे हो सकता है? ये तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, आप न्यूक्लियर किसी और देश की साथ तकनीक अपनी या हथियार शेयर नहीं कर सकते। अरे ये कोई वो थोड़ी कोई राशन थोड़ी है जो बांट दोगे किसी में। इन्होंने ये बताया सर कि हम जैसे इजराइल ने ईरान के सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार डाले ना, हम AQ खान जो फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब माना जाता है पाकिस्तान का, इतना करप्ट आदमी कि उसने स्मगलिंग कर करके बनाया और बहुत सारे न्यूक्लियर सीक्रेट बेचे भी, बोले कि हम उसको मारना चाहते थे
और हमको उसके बारे में सब पता था CIA को, हम उसे मार देते। हम सऊदी हमारे पास आए और हमने सऊदी से शेयर की ये बात, तो सऊदीज ने हमें रोका कि नहीं नहीं आप AQ खान को मत मारिए, वो हम उसको पसंद करते हैं और वो हमारे लिए काम कर रहा है, वो हमारा एसेट है, उसको मत मारिए। मतलब पाकिस्तानी न्यूक्लियर बॉम्ब में सऊदी अरेबिया का निवेश है। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो सऊदी अरब का निवेश था, और ये मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अमेरिका का निवेश नहीं था। उसके न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर कंट्री बनने में अमेरिका की बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही है, कनाडा की बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही है, क्योंकि चोरी छुपे तकनीक आया भी और कुछ तकनीकें दी भी गई वहां पर, क्योंकि उस समय इंडिया को काउंटर करना उनके स्ट्रेटजी का हिस्सा था। चाइना भी चाहता था, अमेरिकन भी चाहते थे कि हम इंडिया को बार बार निडिल करते रहें, ताकि साउथ एशिया के अंदर जो है वो हमें भारत बहुत बड़ी ताकत बन करके नहीं आए। चाइना को भी नहीं चाहिए था कि भारत बहुत बड़ी ताकत बन करके आए। आज जो आप देख रहे हैं कि अमेरिका इतना पाकिस्तान में इंटरेस्ट ले रहा है, तो क्यों इंटरेस्ट ले रहा है? मैं इससे सहमत नहीं हूं कि किराना हिल्स तक नहीं गया, किराना हिल्स तक गया। और राहुल जी सही कह रहे थे। देखिए अमेरिका ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो अमेरिका लगता था एकदम एक बच्चा जैसा, किसे हमको इससे कोई लेना देना नहीं, हम इसमें पढ़ने वाले नहीं हैं। और एक ढंग से उसने कहा, जेडी वेंस का वो उस समय का स्टेटमेंट आया था कि भारत जो करना चाहे, ये आपस में जो करना चाहे करें, हमको इसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जिस दिन से नूर खान बेस अटैक हुआ, तब से सारे रंगत बदल गए, अमेरिका के सारे तेवर बदल गए। और उसके बाद जो हमारे, वो तो ऐसा ही हुआ ना कि तुम जानते थे कि मैं यहां हूं, और इसके बाद तुमने मारा, तब भी तुमने मारा। अमेरिका का ग्रजेज यहां से शुरू होता है कि उसको पता है कि इंडिया को यह मालूम है, और उसके दोस्त ने ये इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किए। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने इंटेलिजेंस इनपुट नहीं शेयर किया होगा। न्यूक्लियर वेपन को लेकर, आप न्यूक्लियर पावर को लेकर पाकिस्तान हिंदुस्तान की चर्चा करते हैं, तो ये बात साफ करनी चाहिए कि भारत ने न्यूक्लियर पावर को डेवलप किया है। अब पाकिस्तान ने, जो अब्दुल कादिर खान साहब हैं, उन्होंने पहले स्मगल किया टेक्निक को और सारी चीजों को तैयार किया और फिर उसी को बेचा भी। मतलब वो दो तरफा काम भी। अब इसलिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर को भारत के न्यूक्लियर पावर के साथ बराबर करके मत देखिए। क्या भारत में तेल के दाम बढ़ने वाले हैं? ये बहुत से लोगों के मन में चिंता है सर, क्योंकि ये क्लियर हो गया कि देर सवेर आपको रूस के तेल से तो आगे बढ़ना पड़ेगा। रूस ने, क्योंकि 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लग गया है वहां की, और उन 2 कंपनियों से हम अपना 60% तेल खरीदते हैं। मतलब अपनी टोटल यूज का 40% हम खरीदते हैं रशिया से, और उस 40% का 60% इन्हीं 2 कंपनियों से खरीदते, तो वो प्रतिबंधित हो गई हैं। तो ये 2 बड़ी तेल कंपनियां हैं, रोजनेफ्ट और लुको ऑयल। इन पर प्रतिबंध लगने के बाद भारत अब रूस के बदले पश्चिम एशिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कनाडा, ब्राजील ऐसे देशों से कच्चा तेल खरीद सकता है, और इसकी तरफ आगे शायद बढ़ना शुरू जल्द कर देगा। अभी तक क्योंकि सरकार का कोई इस पर रिस्पॉन्स नहीं है। पश्चिमी देशों द्वारा रूसी तेल कंपनियों को लेकर जो फैसले किए गए हैं, इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी एक बयान आया था। रिलायंस ने कहा था कि हमने रूस से क्रूड ऑयल के इंपोर्ट और यूरोप को रिफाइंड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर EU, UK और अमेरिका द्वारा हाल में लगाए गए प्रतिबंधों पर हम फिलहाल आकलन कर रहे हैं, और ये प्रतिबंध जो है ये 21 नवंबर से शुरू होने जा रहे हैं। तो अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग डेटा जो है वो मैं आपको भी देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो ध्यान देने लायक बात यह है कि ये तेल जो खरीद रहा है सबसे ज़्यादा रूस से वो रिलायंस ही खरीद रहा है। भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं वो उतना तेल नहीं खरीदती। रिलायंस इंडस्ट्रीज 34% खरीद रही है तेल, इंडियन ऑयल 16%, नयारा एनर्जी जो उनका और हमारा एक जॉइंट वेंचर है ये 15% तेल खरीदती है रूस से, भारत पेट्रोलियम 12%, HPCL 10%, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 5%। तो सरकारी कंपनियों से ज्यादा एक प्राइवेट कंपनी तेल खरीदती है। क्या दाम बढ़ेंगे हमारे देश में? जब से ये प्रतिबंध लगे हैं कच्चे तेल के दाम में 5% का इजाफा हुआ है, लेकिन ऑयल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अमेरिका ने यह प्रतिबंध आधे मन से लगाए हैं। आधे मन से क्यों लगाए हैं वो ये कह रहे हैं, वो उसकी वजह यह है कि इसमें एक लूप होल छोड़ दिया है उन्होंने जिसका फायदा भारत को मिल सकता है। वो लूप होल ये है कि ऐसे बहुत सारे मिडलमैन हैं जो बिचौलिए का काम करते हैं, वो रूस से तेल खरीदते हैं और फिर वो फर्दर सप्लाई करते हैं। भारत भी ऐसे कई लोगों से तेल लेता है, उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया है, तो वो अभी भी तेल खरीद सकते हैं उनसे।
और वो फिर हमको तेल बेच सकते हैं। इसमें एक जगह तो ये भी लिखा हुआ मैंने पढ़ा कि मान लीजिए उनको भी प्रतिबंधित कर दे अमेरिका, तो रशिया का क्या, उसको एक रात भी नहीं लगेगी, वो रातों रात दुबई में ऐसे और कंपनियां खोल देगा। कितनी कंपनियों पे आप प्रतिबंध लगाते फिरोगे? वो तेल खरीदेंगे और वो सप्लाई करते रहेंगे। तो ये फिलहाल वो है। और ऑयल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इसलिए लोगों को अभी ये चिंता नहीं हो रही इतनी कि रूसी तेल बाजार में आना बंद हो जाएगा। दाम अगर ये प्रतिबंध कड़े होते तो प्रति बैरल दाम $5 से $10 बढ़ना चाहिए था, जो नहीं बढ़ा है। इसीलिए ये उम्मीद की जा रही है कि तेल जो है अभी भी भारत में महंगा नहीं होगा। सर, ये दोनों चीज़ें आपने बहुत विस्तार से सारी बातों को किया है। अमेरिका भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में भी चल रहा है। वो बार बार जो उनकी डियर फ्रेंड है उनकी चर्चा करते रहते हैं, हर बात में कुछ भी बात करते हैं और फिर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने सोचा कि बिजनेस सबसे बड़ी चीज़ है, तो अमेरिका की धमकी कह लीजिए या जो भी बात कहें, उसके बाद उन्होंने रिकैलिब्रेट करने का काम किया। जितनी बात आपने बताई कि दूसरी कंपनियों के थ्रू, मिडिलमैन के थ्रू बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, वो तो होगा ही। लेकिन भारत सरकार अभी तेल बढ़ाने में यदि कोई ज़रूरत भी पड़ी तो अपना नियंत्रण को, अपनी पावर्स को काम लेगी और तेल की कीमत नहीं बढ़ने देगी, एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि उसका एक पॉलिटिकल मायने भी है। यदि अमेरिका के दबाव में भारत में इन सब स्थितियों के बाद तेल का दाम बढ़ेगा तो उसको दूसरे तरीके से देखा जाएगा, सरकार के लिए भी और भारत के लिए भी। तो इसलिए मुझे कम संभावना लगती है। आपकी जितनी बातें वो उसमें शामिल हैं, वो सब कारण तो सरकार दाम नहीं बढ़ाएगी। जी, मैं एक चीज ऐड करूंगा। देखिए, ये सब कुछ डिपेंड करेगा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस कैसे रहते हैं। ये जो सारा कुछ हुआ है उसके बाद थर्सडे को पिछले उसमें 5% ऑयल जो है उसके दाम बढ़ चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अब भारत की मुश्किलें ये है कि पहले भारत ईरान से बहुत ऑयल लेता था, अब उस पर भी प्रतिबंध तो बंद हो गया, उस पर भी प्रतिबंध है। अब रूस से लेता है, जिसकी 2 बड़ी कंपनियां जो है उस पर प्रतिबंध हैं। तो होता यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर रूस जो है ऐसे तेल भेजता है तो वो ऐसे टैंकर्स के जरिए भेजता है जो कि अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो ऐसे में जब प्रतिबंधित होती हैं कंपनियां तो दूसरे देश जो हैं ऐसे टैंकर्स को रोक भी लेते हैं। बहुत सारे टैंकर हैं उसके पास। हाँ, रोक भी लेते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ये अभी फिलहाल एकदम बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये ज्यादा होता है, क्योंकि रशियन ऑयल जो था वो 10 से 12 जो डॉलर था वो कम कीमत पे भारत को। चलिए, लेकिन अभी आप सब राय ये बन रही है कि भाई अभी फिलहाल भारत में ऐसे कोई खतरा नहीं है कि तेल के दाम अचानक से बढ़ जाए, अचानक से उसमें उछाल आ जाए। आपको इंडियन पॉलिटिक्स की एक बड़ी मजेदार खबर बताता हूं जो कल सामने आई। जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा सीटों का इलेक्शन हुआ। 3 पर वहां की नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सरकार में है वो पार्टी जीत गई, उमर अब्दुल्ला की। 1 सीट बीजेपी जीत गई। बीजेपी के पास ये सीट निकालने के लिए पर्याप्त विधायक नहीं थे। अब उमर अब्दुल्ला अपनी जीत से जितने खुश नहीं हैं, बीजेपी को मिली 1 सीट से दुखी हैं। एक्चुअली जम्मू कश्मीर में बीजेपी के 27 विधायक हैं और राज्यसभा चुनाव में 5 वोट उसको एक्स्ट्रा मिले। इन 5 वोटों की बदौलत बीजेपी राज्यसभा की 1 सीट जीतने में कामयाब रही और नेशनल कॉन्फ्रेंस का चौथा उम्मीदवार वो हार गया। अब सवाल यह है कि किस पार्टी के विधायकों ने बीजेपी को वोट किया, क्रॉस वोट किया, यह साफ नहीं हो पा रहा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन उमर अब्दुल्ला को यह शक है, शक क्या मतलब, उसका और ऑप्शन नहीं है, उनका शक है कि ये जो 2 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और पीडीपी को कुछ मिला था इस बार सर, हाँ, इनके लोगों ने वोट किया होगा। अब वो खुल के पूछ रहे हैं कि मेरी पार्टी के जितने विधायक थे उन सब ने मुझे वोट किया, इस बात का मेरे पास प्रूफ है। वो गद्दार कौन है, वो लोग कौन हैं और किस पार्टी के हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट किया? सुनिए। 4-0 की हमने मुकम्मल कोशिश की, लेकिन जैसे मैंने कहा, अपने ट्विटर के पोस्ट पे कहा, आखिरी मरहले पे कुछ जगहों से हमें धोखा पड़ा। जिन लोगों ने धोखा दिया उनके नाम तो अब लगभग हर कोई जानता है, मैं यहाँ ज़रूरी समझता नहीं उस चीज़ को दोहराना, लेकिन अफसोस की बात है, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया करता हूँ, खासकर कांग्रेस और बाकी साथियों का, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट डाला, जिन्होंने आखिरी मरहले पे हमें धोखा दिया, उसके लिए अफसोस है। लेकिन अपनी जगह मुझे इस बात की तसल्ली है कि एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट दाएं बाएं नहीं गया। तमाम वोटर जो हैं
उन्होंने अपने पोलिंग स्लिप जो हैं हमारे चीफ एजेंट को दिखाए और एक भी वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का ज़ाया नहीं हुआ। तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ मेरा वोट ज़ाया नहीं हुआ है, मेरे इलेक्शन एजेंट ने पोलिंग स्लिप देखी है मेरे सारे विधायकों की। अब वो कह रहे हैं हम जानते भी हैं कौन गद्दार है, लेकिन वो खुद हाथ खड़ा करके कह देंगे साहब हमने चोरी की या हमने गद्दारी की तो वो बेहतर होगा। सर कौन थे ये चार जिन्होंने बीजेपी का राज्यसभा सांसद जितवा दिया? सर ये जो खेल हुआ है 52, 6, 4 और 7 में हुआ है, मतलब 52 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुए, 6 जो है वो कांग्रेस के है, 3 पीडीपी के है, 7 निर्दलीय और 1 आम आदमी पार्टी का भी है। सर आप उसको भी मत भूलिए। एक जेल में था तक जी पता नहीं रहा है कि पोस्टल बैलेट तो होता है ना सर, वोटिंग तो हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लगता है कि ठीक है, अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई उनकी पार्टी में अगर टूट नहीं हुई है तो निश्चित रूप से तय है कि जो वोट पड़े 28 के मुकाबले 32 वोट मिले, जो 4 वोट मिले हैं तो ये तय है कि उसमें से 7 निर्दलीयों में से कुछ टूटे होंगे, कुछ कांग्रेस के लोगों का आत्मा की आवाज पे वोट दिया होगा। सवाल पूछा ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, इनका निशाना कौन है? नहीं मुझे लगता है इनका सीधा निशाना जो है कांग्रेस के ऊपर है। वो इस बात की शक है कि कांग्रेस से जिस तरीके से उनकी नाराजगी चल रही है, अभी जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, विधानसभा के उपचुनाव में इन्होंने कांग्रेस को कोई सीट दी नहीं। राज्यसभा के भी कांग्रेस चाहती थी कि भाई 3 सीटों पे आप ले रहे हो, 1 सीट हमको कुछ मदद करो राज्यसभा के लिए। तो उमर अब्दुल्ला ने कि भाई आपके 6 एमएलए, आपको कहां से मैं राज्यसभा की सीट दे दूं? विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें उनकी मदद नहीं की। वो चाह रहे थे कि हमको मिल जाए, बोला था कांग्रेस ने कि 1 सीट हमको दे दो। उन्होंने स्पष्ट बना कर दिया कि आपके 6 विधायक है, आप सपना क्या देख रहे हो, मैं आपको 1 सीट नहीं दूंगा। फिर विधानसभा का उपचुनाव जो अभी होने जा रहा है उसमें से 1 सीट वो कांग्रेस मांग रही थी तो उन्होंने मना कर दिया। तो खबर यह है कि भाई कांग्रेस से टूट हुए उमर अब्दुल्ला चूंकि कांग्रेस को नाराज नहीं करना चाहते इसलिए वो कांग्रेस पर सीधा आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जो मन परिवर्तन हुआ है और आत्मा की आवाज में जो वोट दिया है वो कांग्रेस के विधायकों की आत्मा का परिवर्तन हुआ है। आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उसको जेल में जाके उसको सद्बुद्धि आई है तो उसने भी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका दी होगी। तो ये 4 वोट लिए और आज भारतीय जनता पार्टी को वहां से एक राज्यसभा का सांसद मिल गया है। चलिए ठीक है। इसमें एक चीज जोड़ दूं कि महबूबा मुफ्ती ने इसलिए पहले अनाउंस कर दिया क्योंकि उनको लग रहा था कि क्रॉस वोटिंग होगी, मुझे तो मत देंगे, तो ऑफिशियली सपोर्ट दोनों को ही दे रहा है, कांग्रेस को भी दे रहा है, लेकिन एनसीपी ने ऑफिशियली सपोर्ट करने की बात दिया कि इसकी अंडरस्टैंडिंग है मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि वो बिल लेकर आ रही है विधानसभा में कि जिनको जम्मू कश्मीर में 30 साल हो गए सरकारी जमीन पे रहते हुए उनको वो जमीन नाम कर दी जाए, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि बाद में अगर सरकार में कुछ हुआ तो उनकी जमीनों पे बुलडोजर चलेगा। तो वो बिल लेके आने वाली है और वो समर्थन के लिए नतीजा ये है फाइनली कि जम्मू कश्मीर में पहली बार जम्मू कश्मीर से बीजेपी को एक राज्यसभा का एमपी मिला। अब बात गोल्ड की। सोने की कीमत इस वक्त 7वें आसमान पर है। अखिलेश जी ने भी कहा था कि आदमी तो एक सोने की लौंग नहीं खरीद सकता। आज बात तो सच है। सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से के कारण आरबीआई के सोने के भंडार का मूल्य पहली बार $100 बिलियन को पार कर गया है और 102.365 बिलियन डॉलर हो गया है। भारत के केंद्रीय बैंक डॉलर की बजाय सोने को प्राथमिकता दे रहे हैं। आरबीआई के पास सोने का भंडार पिछले 6 महीनों में 880 मीट्रिक टन के पार चला गया है और एक नई रिसर्च से पता चला है कि दुनिया भर के देश आर्थिक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनाव के कारण अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका और मुद्रास्फीति के दबाव के कारण कई देश सोने को अब सुरक्षित मान रहे हैं और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भी लोग खरीद रहे हैं। भारत में आप देखिए हमारा एक तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा, 702.3 बिलियन डॉलर हुआ, लेकिन इसमें डॉलर की भूमिका घटती जा रही है और 15% इसमें अब योगदान गोल्ड का है। मैंने आपको बताया कि गोल्ड जो है हमारा वो 108.6 बिलियन से पार जा चुका है। तो सर के पास इस पर और डिटेल्स हैं। सर क्यों खरीद रहा है भारत इतना सोना? सर ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया भर में ये जो आपने कहा कि जियो पॉलिटिक्स जिस तरह की हुई है, अनिश्चितताएं हुई है, उसके बाद ये बात हुई। उसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हुई। एक तो दुनिया भर में डी-डॉलराइजेशन को लेकर एक पूरी सोच समझ बढ़ रही है और अमेरिका इस वजह से भी ज़्यादा नाराज है। मतलब वो टैरिफ और ये सब चलाते हैं, डी-डॉलराइजेशन को लेकर सब लोग बात कर रहे हैं। होता क्या कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है देशों के, सेंट्रल बैंक जिसे रिजर्व बैंक भी सेंट्रल बैंक है, वो लोग करेंसी के मुकाबले में जो गोल्ड रिजर्व खरीदते हैं और दूसरा यूएस के बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं। यूएस के बॉन्ड्स में वो पैसा लगा हुआ होता है तो उसका एक रिजर्व बना रहता है। अब वो यूएस बॉन्ड में क्या हुआ, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने रूस का बहुत सारा पैसा ब्लॉक कर दिया जो यूएस बॉन्ड में लगा हुआ था। हाँ, अभी किया ना। अभी किया। तो उससे दुनिया भर के देशों में और अनिश्चितता हुई कि भाई पैसा हमारा
ट्रम्प साहब का मूड किसी दिन खराब हो गया और वो ब्लॉक कर देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि गोल्ड को मैं आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और गोल्ड खरीदें और उसमें फिजिकली अपने पोजीशन में रखते हैं। हाँ, दूसरी बात नहीं, पहले था कि वो यूरोप में और यूएस के बैंक्स में रखा जाता था, इंग्लैंड में भी रखा जाता था, सारा नहीं, काफी कुछ रखते थे, लेकिन अब वो सारे देश भी वहां से भी पैसा अपने वॉलेट में रख रहे हैं। सोना वापस मंगा रहे हैं, क्योंकि हमने भी मंगवाया। हमने तो पूरा बड़ा एक शिप आपने शायद देखा नहीं, बहुत बड़े शिप में। फिनोमिना सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया भर में। हाँ, चाइना ने भी किया। चाइना बेहद गोल्ड खरीद रहा है इस वक्त, 225 और अभी हम बहुत पीछे हैं गोल्ड के मामले में। 2022 से अब तक खरीदा है। भारत जो है 57 टन गोल्ड उन्होंने, जो मार्च 2025 में एंड हुआ है ये, वहां पे उन्होंने 57 टन गोल्ड खरीदा। और इसका कारण भी जैसे बता रहे थे विजय जी, इसका कारण है कि आप अपनी करेंसी को सुदृढ़ करना चाहते हैं, आप डॉलर से अगर हटना चाहते हैं और सुदृढ़ करना चाहते हैं, इसके लिए भी ये जरूरी है। दूसरा एक सिक्योरिटी है, बेसिक सिक्योरिटी, और वो अपने यहाँ पर भी लाभ इसलिए रहेगी, कोई किसी दिन किसी का सोने के दाम इसीलिए बढ़ रहे हैं। नहीं, सोने के दाम तो अलग तरीके से देखिए, भारत में सोने के दाम इसलिए भी बढ़ रहे हैं कि भारत जो है बहुत कोई सोना मतलब खदानों से निकालता नहीं है। भारत बहुत ज्यादा सोना इंपोर्ट करता है, मैक्सिमम 90% इंपोर्ट करता है। तो जब भारत में जो है इसकी खपत बढ़ती है तो नेचुरली सोने के दाम। चले अगली खबर, भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील की। अचानक से पिछले 2-5 दिनों से ये ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई, अलग अलग जगह छपने लग गई कि भारत, और इसमें हवाला दिया जाता है इंडियन सीनियर इंडियन ऑफिशियल, नाम नहीं कोई लेता, उनके हवाले से कि साहब हमारी और आपकी बड़ी अमेरिका की ट्रेड डील बहुत जल्द होने वाली है और अब कोई स्टिकिंग पॉइंट बाकी नहीं है, हर मुद्दे पर लगभग हमारे और उनके बीच में सहमति बन गई है। पीयूष गोयल जी गए हुए यूरोप, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, इन्हीं के जिम्मे है इस ट्रेड डील को नेगोशिएशन करना, और वहां इन्होंने जो बातें कही बड़ी वायरल हो गई। इन्होंने वो एक राउंड टेबल डिस्कशन का हिस्सा थे, तो इन्होंने कहा कि देखें, भारत ना जल्दबाजी में कोई सौदा करता है, ना गुस्से में कोई सौदा करता है, और ना कोई भारत से कनपटी पर बंदूक रखवा करके कोई सौदा करा सकता है। ये तीनों काम भारत नहीं करता। तो ये भूल जाएं आप कि हम अपना हित छोड़कर, अपना इंटरेस्ट छोड़कर दूसरे के दबाव में कोई चीज उसकी मान लेंगे। और आप मुझसे ये भी नहीं कह सकते कि इससे दोस्ती रखो और इससे दोस्ती मत रखो। तो उन्होंने कहा अगर आप एक्सपेक्ट, जैसे उनसे वहां पूछा गया कि आप लोग, आपके रूस से इतने संबंध हैं, तो उन्होंने कहा कल को आपकी और किसी और देश की लड़ाई हो जाए और वो मुझसे कहे कि मैं आपसे दोस्ती तोड़ लूं, तो मुझे तोड़ लेनी चाहिए। तो जो डट के जवाब दिए हैं पीयूष गोयल जी ने, उसकी बड़ी चर्चा है, सुनते हैं। So they are not in a situation where they want to do suboptimal deals. We'd like to really look at the long term. We recognize that 20-25 years from now will be a $30 trillion economy, and accordingly we will negotiate based on the future. A trade deal is on the long run, right? And we have to recognize the future and get the best deal for the country. How do you get that fair trade deal that is long-term looking in an era where you have a gun to your head, you have a deadline, you have to do it quickly because there will be major impacts? And there are also geopolitical concerns. If you don't stop buying this from this other country, then no, you won't do a deal with us. Well, I don't think India has ever decided who its friends will be based on any other considerations other than national interest. सर, जो मैं पहले कह रहा था कि खबरें आ रही हैं कि ट्रेड डील होने वाली है और नवंबर में होने वाली है, ये कह रहे हैं कि कनपटी पे रख के तो हम नहीं करेंगे, बंदूक सटाओगे तो क्या होने वाला है? देखिए, पीयूष गोयल विदेश की धरती से बोल रहे हैं और एक प्रकार के इसमें बहुत स्ट्रांग मैसेजिंग है। बिल्कुल। और स्ट्रांग मैसेजिंग इस तरीके से है कि ट्रंप का लगभग रोज बयान आ रहा है, प्रतिदिन ट्रंप का बयान आ रहा है, भारत रूस से तेल खरीदना कम कर देगा और अंत में खत्म कर देगा। दूसरी बात, हम ट्रेड डील के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। भारत की तरफ से भी ऑफिशियल सोर्सेज से बार बार कहा जा रहा है कि वी आर क्लोज टू निगोशिएटिंग द डील, ट्रेड डील। लेकिन ये स्टेटमेंट जो आया है वो बहुत जिसे कह रहे हैं बहुत चिर प्रतीक्षित ये आया है। लोग ऐसे ही उम्मीद कर रहा था कि इस प्रकार की कोई बातें आनी चाहिए, और मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी से लेकर के ये जो ट्रेड वॉर है उस पर भी भारत की क्या राय है वो बहुत स्पष्ट तरीके से कॉमर्स मिनिस्टर ने कह रखा है। और जो आज की जो खबर हमने पढ़ी और उसमें ये था कि सोयाबीन और मक्का
ये दो ऐसी चीजें थी जिस पर अमेरिका का बहुत दबाव था कि आप हमसे खरीदिए, ज्यादा से ज्यादा खरीदिए। उन चीजों को लेकर के भी भारत ने अपने रिजर्वेशंस व्यक्त किए हैं, मना कंप्लीटली नहीं किया है, लेकिन कहा है कि जितनी हमको जरूरत पड़ेगी नेशनल इंटरेस्ट के हिस्से में को ध्यान में रखते हुए हम उतना ही करेंगे। ये भी बोला है कि हम दूसरे फॉर्म में खरीद सकते हैं, दूसरे फॉर्म, प्रोसेस्ड फॉर्म में खरीद सकते हैं, प्रोसेस फॉर्म में खरीद सकते हैं। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि चाइना ने भी इसी तरह से अमेरिका पे दबाव डाला था, उसने सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया था। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें दिखाई देती है वो वर्ल्ड बैंक ने जो कहा है कि उसने जो भारत की इकोनॉमी की रेटिंग की है, नहीं रेजिलियंस की जो बात की है कि इस दौर में भी भारत की इकोनॉमी कितनी रेजिलियंट है, ये भी उसने कहा। तो ये सारी चीजें भारत को बल देती है इंटरनेशनल फोरम पे अपनी बात के। अगली खबर सर मैंने आप ही के लिए रखी थी आज शो में, तो उसकी बात बता दूं आपको। कर्नाटक में आपको मालूम है एक बहुत कई महीने हो गए अब तो विवाद हुआ था, बल्कि इस पिछली सरकार में हुआ था शायद, कि हिजाब पहन के बच्चियां स्कूल नहीं आएंगी, मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के या बुर्का पहन के क्लासरूम में नहीं जा सकती। अच्छा, ये मैटर आज तक अदालत में चल रहा है। अब हुआ यह है कि कर्नाटक की सरकार ने ऑफिशियल जवाब केरल सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामे के जरिए दिया है कि कोई मुस्लिम स्टूडेंट स्कूल में हिजाब पहनने के लिए अगर पहन के आना चाहती है तो हम उसे अनुमति देंगे, और अगर उसे हम रोकते हैं तो यह उसकी निजता पर और गरिमा पर हमला है। वर्ड्स यूज किए गए हैं उसमें, उसकी प्राइवेसी का हनन है, उसकी डिग्निटी का हनन है। और एक अलग फ्रेज वहां मैंने ये पहली बार सुना, उन्होंने कहा कि ऐसी बच्चियों को हिजाब पहनकर पढ़ने के लिए स्कूल में आने देना यह सेक्युलर एजुकेशन है। एजुकेशन भी सेक्युलर होगी सर, आप तो एजुकेशन नहीं रहे जिंदगी भर। देखिए 90 के दशक में और हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तो यूनिवर्सिटी में कभी इस प्रकार की चीजें देखने को नहीं मिली है। लेकिन आज के दिन में मैं आपसे ये शेयर कर सकता हूं कि यूनिवर्सिटी में भी अब हिजाब पहन करके और तिलक लगा करके लोग आने, और ये लड़कियों की मैं बात आ रहे हैं, आना शुरू कर दिए हैं। ये जो आइडेंटिटी का सवाल है ना, मतलब ये निहायती, इसके बारे में क्या शब्द प्रयोग किया जाए मैं कह नहीं सकता कि ये किस ओर ले जा रहे हैं। अब इसका रिपरकशंस क्या होगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट गया इस खबर का, इसमें दूसरा पक्ष कौन है इसमें आपको मालूम है? कर्नाटक की सरकार ने जो ये सब कहा, किस दूसरे पक्ष के लिए कहा? वो एक क्रिश्चियन स्कूल है। क्रिश्चियन स्कूल मना कर रहा है कि स्कूल में हिजाब पहनकर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए, मैं जानता हूं दुनिया का एक देश है फ्रांस, जिसको कहा जाता है कि सिविक नेशनलिज्म का क्लासिकल एग्जाम्पल है। और उसका है कि आप अपने स्कूल में कोई भी आप अपनी धार्मिक पहचान को लेकर के नहीं आ सकते हैं। हम बच्चों की शिक्षा में ये चीजें नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि इससे आइडेंटिटी जो होता है, कल्चरल आइडेंटिटी और रिलीजियस आइडेंटिटी, इसको लेकर के कहीं शिक्षक के मन में या विद्यार्थी के मन में आपस में संघर्ष नहीं हो, आइडेंटिटी को लेकर के संघर्ष न हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये सेकुलर एजुकेशन के लिए आवश्यक है कि चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, इस प्रकार के आइडेंटिटी लेकर रहे हैं। बट कांग्रेस गवर्नमेंट इसके पक्ष में है, ये मेन बात है ना। कांग्रेस गवर्नमेंट का सीन इसलिए पक्ष में है कि उसको मुसलमानों के वोट की चिंता है, उसको एजुकेशन की चिंता भी नहीं है, और उसको भारत के सेकुलरिज्म की चिंता भी नहीं है। ठीक है सर, उसको सिर्फ और सिर्फ अपने वोट की चिंता है। अगली खबर साहब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। ट्रंप साहब ने क्या हम यही खबर कर रहे हैं, नहीं तो चेंज करना है तो मुझे बता दीजिएगा पहले। चलिए इसी की बात कर लेते हैं पहले। ट्रंप अभी कह रहे थे कि सर कि ट्रंप ऐसे हैं कि कल को मन में कुछ आ जाए तो आपका जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसी को डुबो देंगे। इन्होंने कनाडा के साथ जो किया वो डिप्लोमेसी में, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के इतिहास में कहीं उसका सानी नहीं होगा। इनका कनाडा के साथ भी एक ट्रेड डील चल रही है जैसे हमारे साथ चल रही है, और एक दिन रात में डोनाल्ड साहब ने ट्रंप किया अब कोई ट्रेड डील नहीं, कनाडा के साथ ट्रेड डील बंद। $600 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है कनाडा ट्रंप को, कितना बड़ा माल वो बेचता है। तस्वीरें गलत चल रही हैं। तो हुआ ये कि उन्होंने एक ओंटारियो एक राज्य है कनाडा में, और वहाँ पर जाकर के एक वहाँ की सरकार ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, उन्होंने कभी आज से
40-50 साल पहले, और ज्यादा पुराने होंगे वो तो, तब एक कहीं पब्लिक स्पीच में कहा था कि ये टैरिफ जो लगाते हैं, जो सरकारें टैरिफ लगाती हैं, ये गलत है, इससे ट्रेड वॉर को बढ़ावा मिलता है और महंगाई बढ़ती है, तो टैरिफ्स नहीं लगाने चाहिए अमेरिका को। उस हिस्से का इस्तेमाल कनाडा की एक राज्य की सरकार ने एक एडवर्टाइजमेंट बना करके किया और वो एडवर्टाइजमेंट टीवी पर चलाया कि संदेश साफ था कि ये जो ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं ये गलत है, और ये तो अमेरिका का एक पुराना राष्ट्रपति और बड़ा पॉपुलर राष्ट्रपति, 2 टर्म का राष्ट्रपति, वो इस बात को कहता था। ट्रंप ने वो देख लिया और ट्रंप ने कहा अच्छा, ट्रंप ने इसको ट्विस्ट क्या दिया कि मेरा केस ये सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है और तुम सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करने के लिए कनाडा एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट चला रहा है ताकि दबाव बने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, तब हम तुमसे ट्रेड डील नहीं करते, जाओ खत्म। सर इस पर चर्चा, देखिए पहले ही वो नाराज थे, उसको अपने साथ शामिल करने के लिए तैयार थे। ट्रंप साहब का सपना था कि कनाडा को भी एक और राज्य के तौर पर 51वां राज्य वहाँ पर बना लिया जाए, वहाँ नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब ये टैरिफ और ये सारे मसले पर पूरी दुनिया भर की जो राजनीति है और डिप्लोमेसी है उसमें भूकंप लाने वाले हैं या पूरा का पूरा बदलने वाले हैं। अब किससे इसका फ़ायदा होगा, किसका नहीं होगा, लेकिन जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे, जो डी-डॉलराइजेशन हो रहा है, जो कनाडा जिस तरह से कर रहा है, इससे दुनिया भर के देश भी अमेरिका के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और ये बात तो ठीक ही है, जो कल परसों भी शायद हमने चर्चा की थी कि सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ बहुत तैयारी हो गई है ट्रंप साहब के, तो वो बड़ा मुश्किल होगा। और इस तरह के अब ये जो चमड़े के सिक्के चलाने की बात एक ज़माने में हमने सुना करते थे, किसन की बादशाह जो है चमड़े के सिक्के चलाता, तो ट्रंप साहब भी आजकल चमड़े के सिक्के चलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन मैं उसमें एक बात कह दूं कि पीयूष गोयल जी ने बहुत लंबे समय बाद एक स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है, और मुझे लगता है ये भारत की जो पॉलिसी है उसमें एक बड़ा बदलाव है अमेरिका को लेकर। अभी तक हम बहुत आराम से कह रहे थे कि ठीक है, जब होगा हो जाएगा, 2-4 महीने लगेंगे, कम होगा नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से पीयूष गोयल जी ने बोला है वो बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है, और इसको आप टैरिफ बार में आगे देखेंगे कि उसका क्या फ्यूचर बनता है। देखिए बड़ा मुश्किल है कनाडा के साथ जो ट्रंप कर रहे हैं, इनको फिर वापस जाना पड़ेगा, फिर यही बातें वापस सारे फैसले वापस होंगे। देखिए स्टील आप कनाडा से लेते हैं, एल्युमिनियम आप कनाडा से लेते हैं, यूरेनियम आप कनाडा से लेते हैं, 60% अपना ऑयल इंपोर्ट आप कनाडा से करते हैं। चले पाकिस्तान के लिए आप देखिए, तालिबान ने वैसे तो सीज फायर कर दिया तालिबान ने, और आज ही तालिबान और पाकिस्तान की सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो तुर्की गए हुए हैं, वहां दूसरे दौर की इनकी बातचीत होने वाली है। लेकिन इससे पहले क्या स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान ने? इस बार गोली से नहीं, पानी से स्ट्राइक किया है। तो तालिबान ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की, तालिबान ने कुनार नदी पर बांध बनाने का इरादा बना लिया है और पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोकने का ऐलान खुल्लम खुल्ला कर दिया। पाकिस्तान में सिंचाई की और सूखे की संकट जो है वक्त वक्त पर आता रहता है। अब तालिबान के जो कार्यवाहक जल मंत्री हैं मुल्ला अब्दुल लतीफ, इन्होंने सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट करके बताया है कि अफगानों को अपने पानी के इस्तेमाल का अधिकार है और हम करेंगे। ये जो नदी है ये एक्चुअली ओरिजिनेट तो होती है हिंदू कुश की पहाड़ियों में से और पाकिस्तान से ओरिजिनेट होती है, लेकिन वहां तो आप बांध बना नहीं सकते इतनी ऊंचाई पे, वहां से चली जाती है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से फिर घूमकर पाकिस्तान आती है और इस पानी का 80% इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। अब जो सोचे उसके लिए कितनी क्रूशल होगी, और वो तालिबान कह रहा है कि हम इस पर बांध बनाएंगे। अच्छा, हम भी एक हमारी मदद से भी वो एक बांध बना रहा था, लेकिन अब उसने कहा है कि हम अब इसमें देरी भी नहीं करना चाहते, तो इसलिए जो अफगानी ठेकेदार हैं, कंपनियां हैं, उन्हीं को इसको ठेका दो ताकि जल्द से जल्द इसका काम शुरू हो। समीर जी, ये पाकिस्तान के लिए दोहरी जैसा हमने वो जल बिल्कुल सिंधु जल पहले वहां से मुश्किल हो रहा पानी उधर का, तो ये तो पाकिस्तान के लिए मतलब डबल अटैक है। एक तो भारत की तरफ से पानी पहले ही बंद हो चुका है, अब अफगानिस्तान ने कर दिया और अफगानिस्तान ने कहा है कि भाई हम ये बनाएंगे तो हमें 45 मेगावाट की बिजली मिलेगी और 1.5 लाख एकड़ जमीन के लिए हमें जल मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के अब बुरे दिन शुरू हो गए। अभी अफगानिस्तान से लड़े तो वैसे ही टमाटर 600 रुपये किलो चला गया, वहाँ टमाटर आना बंद हो गया अफगानिस्तान की तरफ से, 12 से जा नहीं रहा। पहले आटा 300 रुपये किलो चला गया था, दुनिया में सबसे महंगा आटा पाकिस्तान में बिक रहा था। तो भारत से लड़ा तो उसको आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया। अब वो अफगानिस्तान से लड़ा है तो अब उसको टमाटर के भाव और पानी नहीं मिलेगा। तो बूंद बूंद से तरसता पाकिस्तान के लिए अब संभव होगा, क्योंकि अब भारत ने पानी देने से मना कर दिया, अफगानिस्तान भी रोक देगा। तो पाकिस्तान क्या करेगा? मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी अगर अफगानिस्तान ये तय कर लेता है कि वो पाकिस्तान को पानी नहीं देगा, वहां अगर डैम बनाता है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए आर्थिक रूप से और किसानों के लिए मुझे लगता है भुखमरी के दिन शुरू होंगे। हालांकि कहा भी जा रहा है कि भाई पाकिस्तान ने कहा है कि अगर ये कोशिश की जाएगी तो हम मरने से बेहतर ये है कि हम अफगानिस्तान को निपटाएंगे। एक
जी सर, आप कंप्लीट कर लीजिए सर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसान भी नहीं होगा, लेकिन फिलहाल जो कहा है पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि एक बड़ा संकट का सर एक बड़ी खबर है, लेकिन समय मेरे पास नहीं। बहुत शॉर्ट कमेंट राहुल जी आपका। अभी सिंगापुर में अभी 3-4 देशों के दौरे पर ट्रंप निकले हैं एशिया के, और सिंगापुर में उनकी मुलाकात जो है वो सिंगापुर में या मलेशिया में उनकी मुलाकात जो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होने वाली है। तो क्या ये भी बड़ी घटना होगी इस साल? उसको लेकर बहुत ज़्यादा ट्रंप जो है वो ये सोच रहे हैं कि अच्छा चीन के साथ जो है रिश्ते ठीक हो जाएंगे, चाइना के साथ जो है हम जो ट्रेड का जो झंझट चल रहा है 150% उस पर ट्रेड मतलब टैरिफ लगाया हुआ है, तो ये सारा रिजॉल्व होने की। देखिए अमेरिका में बहुत सारा सामान चीन का आता है, बहुत सारा, और मैं ये मानता हूँ कौन सा देश है दुनिया का जानी जाता है? नहीं, यहाँ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा है। हाँ। और ऐसे में अगर आप टैरिफ लगाएंगे चाइना जैसी कंट्री पे, तो आप कैसे सरवाइव करेंगे वहां पर? जब टैरिफ की बात होती है तो अल्टीमेटली 155% टैरिफ लगा रखा है ट्रंप ने, तो अल्टीमेटली पैसा तो आपके देशों के लोगों को देना है ना। अगर आपने टैरिफ लगा दिया किसी कंट्री पे और सामान आप उससे लेना चाहेंगे तो आपके लोगों को पैसा देना ना उस चीज। अच्छा, अब इसमें दिलचस्पी दुनिया की ये तो बिल्कुल नहीं रहेगी कि ट्रंप क्या बोलेंगे, क्योंकि वो रोज बोलते हैं, सुबह शाम बोलते हैं। शी जिनपिंग क्या बोलेंगे उस मीटिंग में, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा।